Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Okay, so let's begin. So कल बेसिकली हमने माइक्रो प्रोसेसर और So your voice just cut out. पास्ट की बात है. So your voice isn't coming anymore. I think I got disconnected. So आई वॉज सेइंग कि हम लोगों ने कल बेसिकली चेक कर लिया था, देख लिया था कि डेवलपमेंट कैसे हुआ है. तो हिस्ट्री कि ट्रांजिस्टर से आईसीज, गेट्स, लॉजिक्स, एंड देन जब और लॉजिक्स मिक्स होने लगे, ज़्यादा बड़े सर्किट्स बनने लगे, तो प्रोसेसर बना. और प्रोसेसर में बहुत सारी आईसीज लगती थी, मतलब बहुत सारी, मतलब एटलीस्ट रैम रोम आईओ तो लगता ही था. फिर किसी ने माइक्रो कंट्रोलर बना दिया, एंड माइक्रो कंट्रोलर वाज लाइक ऑल दीज थिंग्स इनसाइड अ सिंगल चिप. तो ये पास था एज पर द स्टोरी. अब प्रेजेंट में बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है. उनमें से कुछ इज लाइक एटमेल, माइक्रोचिप, मोटोरोला. पहले 2004 तक मोटोरोला बोलते थे, सबने सुना होगा. उसके बाद फ्री स्केल सेमीकंडक्टर. प्रोसेसर. एम आई ऑडिबल नाउ? So it's very most of the time you're not. ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द माइक. नाउ एम आई ऑडिबल? So for now you are. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कुछ Yes, नंबर sir. मिस हुआ? No, sir. Yes, sir. ओके. सो आई वाज सेइंग कि अब इतनी सारी कंपनीज, इतनी सारी लाइक ये कुछ हैं, इनके अलावा बहुत सारे और भी कंपनीज हैं जो बनाते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है. माइक्रो मतलब कंट्रोलर्स बनाते हैं. हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर भी बनाते हो, ठीक है. हो सकता है प्रोसेसर भी बनाते हो. एंड आई वाज गिविंग एन एग्जांपल कि ये कंपनी के नाम है और ये सीरीज का नाम है. फॉर एग्जांपल, इंटेल इज द नेम ऑफ द कंपनी, एंड i7, i5, आई इज द सीरीज, इटियम, ठीक है. पहले पेंटियम हुआ करता था, अब इटियम चल रहा है. सो माइक्रो कंट्रोलर्स के भी ऐसे कंपनीज है अलग अलग, उनके अलग अलग सीरीज हैं. पहले तो फॉर एग्जांपल वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंपनी एटमेल. एटमेल पहले इंडिपेंडेंट कंपनी हुआ करती थी. तीन से ज़्यादा हो गए, 4 या 5 साल पहले माइक्रोचिप ने एटमेल को खरीद लिया, ठीक है. तो अब माइक्रोचिप और एटमेल एक ही कंपनी है, बट माइक्रोचिप ने ऐसा नहीं है कि एटमेल का नाम बदल देंगे. तो उन्होंने एटमेल के प्रोडक्ट्स के नाम बदले नहीं, ठीक है. एटमेल के प्रोडक्ट्स एवीआर के नाम से बिकते थे. माइक्रोचिप के प्रोडक्ट्स, मतलब एटमेल का माइक्रो कंट्रोलर खरीदोगे तो एवीआर के नाम से मिलेगा, माइक्रोचिप का खरीदोगे तो पिक के नाम से मिलेगा. तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि खरीद लिया और एवीआर को पिक कर दिया. उन्होंने एवीआर को एवीआर रहने दिया, तो आज भी मार्केट में वो उसी नाम से मिलता है, ठीक है. तो अब दोनों पेरेंट कंपनी एक ही है, प्रोडक्ट अलग अलग है, ठीक है. मोटोरोला फ्री स्केल सेमीकंडक्टर जो अब है वो एमपीसी सीरीज के नाम से माइक्रो कंट्रोलर्स बनाता है. एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एसटीएम के नाम से बनाता है. टेक्सस इंस्ट्रूमेंट
एमएसपी के नाम से बनाता है। आर्म होल्डिंग बेसिकली कुछ बनाती नहीं है, बट आर्म सीरीज के बहुत सारे प्रोसेसर कंट्रोलर के कॉम्बिनेशन के डिजाइन बनाती है। ठीक है, तो दिस लाइक ये सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि ये सारी कंपनीज आर्म से डिजाइन खरीदते हैं और बहुत सारे आर्म बेस्ड, तो दिस लाइक एवीआर सीरीज, दिस इज पिक सीरीज। तो एटमेल के पास आर्म सीरीज के माइक्रो कंट्रोलर भी हैं, माइक्रोचिप के पास भी आर्म सीरीज के माइक्रो कंट्रोलर भी हैं। ठीक है, तो वैसे सबके पास आर्म सीरीज के माइक्रो कंट्रोलर्स भी हैं। एनएक्सपी जो कि पहले फिलिक्स अब फ्री स्केल्स के साथ मिक्स हो गया, वो एलपीसी सीरीज के माइक्रो कंट्रोलर्स बनाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे सीरीज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स बनाते हैं, मतलब अलग अलग ब्रांड अलग अलग टाइप के। ठीक है, और कुछ कंपनीज है जो मोर देन वन ब्रांड के बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सैमसंग, सैमसंग का गुरु है, गैलेक्सी है, और एक आता है नोट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सैमसंग के मोबाइल ब्रांड में ही 3 कैटेगरीज हैं, डिपेंडिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट करता है। सो गुरु इज लाइक वेरी स्मॉल फीचर फोन। ठीक है, कॉलिंग कर लो, थोड़े बहुत गाने सुन लो, दैट्स इट। गैलेक्सी इज लाइक स्मार्टफोन बट बजट में। नोट इज लाइक स्मार्टफोन जिसमें फीचर भर भर के दिए हुए हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट उनका साइज, कॉस्ट, फीचर्स अलग अलग होता है। ठीक है, नोट का कॉस्ट ज़्यादा होता है, साइज बड़ा होता है। गैलेक्सी का कॉस्ट मीडियम होता है, साइज भी मीडियम होता है। गुरु का साइज छोटा होता है, कॉस्ट कम होता है, राइट। तो वैसे इन सबके पास वैसी फैमिलीज भी हैं। और नीचे ये कुछ कुछ लोगोज हैं। सिलिकॉन लैब्स का हमने नहीं देखा था। बेसिकली सिलिकॉन लैब इज अनदर चाइनीज कंपनी जो माइक्रो कंट्रोलर्स बनाती है। ये सारे अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर मैन्युफैक्चरर्स के लोगो हैं। अब जो भी माइक्रो कंट्रोलर्स बनते हैं 8 बिट के बनते हैं, 16 बिट के बनते हैं, 32 बिट के बनते हैं, 64 बिट के बनते हैं। इन जनरल हम जो यूज़ करने वाले हैं वो 8 बिट का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, 16 बिट का भी आता है, 32 बिट का भी आता है। ठीक है, तो आजकल जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो 8 बिट और 32 बिट। ठीक है, 64 बिट में जब जाता है तो वी हैव अ प्रोसेसर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। ठीक है, 32 बिट में भी डाल सकते हैं। 8 बिट में जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम की बजाय वी हैव कोड्स। 32 बिट के ऐसे माइक्रो कंट्रोलर भी आते हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बजाय तुम खाली नॉर्मल कोड डाल दो। 64 बिट के भी आते हैं। ठीक है, बट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है तो जनरली वो 32 बिट या 64 बिट के मिलते हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर में ये सारे टाइप के माइक्रो कंट्रोलर्स आते हैं। ठीक है, तो अब टाइप में मैं जो बिट बिट बोल रहा हूँ, किसी को पता है व्हाट डज इट मीन? तुम्हारा लैपटॉप 64 बिट का है या 32 बिट का है? 64. व्हाट डज इट मीन? Maybe that means how fast like it processes. तो फिर गीगाहर्ट्ज से क्या होता है? So it might be like as in how much it can process in parallel. The gigahertz हाउ will be the मैनी clock cycle. How many like data inputs it can process in parallel? डेटा इनपुट्स, मतलब कोर क्या करेगा फिर? 4 कोर। So it's like many keywords are used with the processors, right? कि तुम्हारा लैपटॉप 4 कोर है, 4 प्रोसेसर के कोर्स हैं। ठीक है, x गीगाहर्ट्ज है, x में भी सम नंबर। ठीक है, सो इन सब की कुछ कुछ मीनिंग है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जस्ट अ मिनट। तो 64 और 32 बिट जो कंप्यूटर्स होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है? So then सो maybe it's like how much instruction it takes at one time. इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और थोड़ा सा रिफाइन करो। तो मैं Number of क्वेश्चन, बोलो बोलो। number of bits it takes like for every cycle, whatever the 2.4 gigahertz or whatever या speed it is, every ठीक time है, it must read some amount of bits. So this might be मिनिमम that. नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, तो अब सही हो गया। ठीक है, तो टू मेक इट सिंपली, मतलब टू सिंप्लीफाई इट, तुम लोग इसका आंसर दो। ये क्या लिखा हुआ है? 10,000. ये 1,000,000. ठीक है, टाइम लग गया। 1,000,000,000. 1,000,000,000,000. 1,000,000,000,000. Pentillion. मतलब अब कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं यू माइट से कि 1000 दिस पॉसिबल है? Yes, sir.
तो इट्स लाइक यू आर लिमिटेड बाय मे बी डिपेंडिंग ऑन कि मिलियन बिलियन क्वाड्रिलियन, डिपेंडिंग कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है, ठीक है, या फिर कहाँ तक याद है. सो दिस लाइक एट अ टाइम हाउ मेनी जीरोस कैन यू हैंडल, ठीक है, एक बार में रीड कर पा रहे हो क्या, ठीक है. सो इट माइट बी कि कोई सिर्फ 1000 रीड कर पाता है, उसके बाद वो बोलता है कि 10,000, ठीक है, 20,000, 100,000, 1,000, 10,000, समझ में आ रहा है. सो बेसिकली व्हेन आई डू दिस आई एम डिवाइडिंग अ पर्टिकुलर नंबर इन पार्ट्स ऑफ 1000. सो 1000 इज माई लिमिट, ठीक है. सो सेम वे 32-bit कंप्यूटर एंड 64-bit कंप्यूटर बेसिकली अल्टीमेटली क्या होता है, हाउ मेनी डेटा बिट्स दे कैन रीड एट अ टाइम. 32-bit वाला 32 रीड कर सकता है, 64-bit वाला 64 रीड कर सकता है. सो व्हाट इट मीन्स कि अगर तुमने उसे कोई 33 बिट का नंबर दे दिया 32 बिट वाले कंप्यूटर को, तो वो उसका दो पार्ट्स में रीड करेगा. दो पार्ट्स में रीड करेगा मतलब दो साइकिल में रीड करेगा, ठीक है. पहली बार वो लास्ट के 32 रीड करेगा, नेक्स्ट टाइम में वो लास्ट जो बचा हुआ एक बिट है उसको रीड करेगा, ठीक है, अलॉन्ग विथ 31 जीरोस. तो जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी क्योंकि रीड करने में ही उसको दो साइकिल चला गया. तो 33 बिट के जितने भी ऑपरेशंस वो परफॉर्म करेगा, हर बार उसको दो साइकिल लगने लगेंगे. मतलब मूव करने के लिए दो साइकिल, ऐड करने के लिए दो साइकिल, रीड करने के लिए दो साइकिल, तो वो सिंगल साइकिल के बजाय दो साइकिल हो जाएगा. 64 बिट वाला कंप्यूटर 33 बिट वाली नंबर को एक ही बार में रीड कर लेगा, ठीक है, अप टू 64 बिट. 65th बिट दिया तब ये अगेन दो पार्ट में डिवाइड करके रीड क्या करेगा कि 100,000, ठीक है, ऐसा. तो जब मैं 100,000 बोल रहा हूँ तो दिस लाइक आई एम डिवाइडिंग 100 इज अ डिफरेंट यूनिट, 1000 इज अ डिफरेंट यूनिट, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. गेटिंग द फंडा. तो जनरली 64 बिट के कंप्यूटर्स फास्ट होते हैं क्योंकि वो एक बार में ज्यादा डेटा रीड कर सकते हैं, इवन दो द नंबर्स आर लार्ज, ऑपरेशन इज बिग, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मेमोरी से बिट्स रीड कर सकते हैं. ओके. सो हम जो माइक्रो कंट्रोलर यूज करने वाले हैं वो 8 बिट रीड कर सकता है एट अ टाइम पे. एक बिट तुमने उसे 9 बिट का नंबर दिया तो इट विल मेक इट स्लो, ठीक है. सो एक साइकिल में कितने बिट रीड कर सकते हो वो डिफाइन करता है तुम्हारा बिट ऑफ द कंप्यूटर. और उससे आर्किटेक्चर में फर्क पड़ता है, रीडिंग में फर्क पड़ता है, राइटिंग में फर्क पड़ता है, ठीक है, स्पीड में फर्क पड़ता है. सो वी हैव ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर. शुरू में 4 बिट के माइक्रो कंट्रोलर्स आए थे, फिर 8 बिट के आए थे, फिर 16 बिट, 32 बिट. आजकल 32 बिट इज फेमस इफ यू वांट पावर, 8 बिट इज लाइक इफ यू वांट टू सेव कॉस्ट. हम एटमेल का माइक्रो कंट्रोलर यूज करने वाले हैं, बाकी बहुत सारे होने वाले हैं, उनमें से कोई नहीं यूज कर रहे हैं, हम एटमेल का यूज कर रहे हैं, ठीक है. और द नेम इज एटमेगा 328. एटमेल इज द कंपनी, दिस इज द एग्जैक्ट नेम. जैसे कि i7 बोलते हैं वैसे ये एटमेगा 328 है, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन की यही क्यों यूज करना है, क्योंकि अभी इफ आई लेट से कंपेयर की, ठीक है, मैक्सिमम लोग कौन सा यूज कर रहे होंगे स्पेसिफिकली एट द बिगिनर लेवल, ठीक है, हॉबीस्ट स्टूडेंट, इस लेवल पे पूरी दुनिया में लेट से x बिलियन लोग हैं, x बिलियन में से y मिलियन लोग हैं, y मिलियन इंजीनियर लोग हैं. वो y मिलियन इंजीनियर कौन सा माइक्रो कंट्रोलर सबसे ज्यादा यूज कर रहे होंगे जो इस लेवल पे एज अ बिगिनर, एज अ स्टूडेंट, ठीक है, एज अ हॉबीस्ट. तो मोस्ट ऑफ देम विल बी यूजिंग एटमेल स्लैश माइक्रोचिप. एटमेल स्लैश माइक्रोचिप इसलिए क्योंकि अब कंपनी ने खरीद लिया, ठीक है. तो वो इस पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर को मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करेंगे, ठीक है. तो अगर मैं हिस्टोग्राम बनाऊंगा तो एटमेगा 328 का हिस्टोग्राम सबसे ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ देम, ठीक है. तो सबसे फेमस है तो इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, ऐसे बहुत सारे पर्क ऐड हो जाते हैं, ठीक है. तो हम डेटा सीट में देखेंगे कि इसके फीचर क्या क्या है. बट फेमस होने की वजह से एडवांटेज क्या मिलेगा, तुम अपने मार्केट में, लोकल मार्केट में अगर तुम्हारे पास कोई दुकान है जो माइक्रो कंट्रोलर बेचता है तो बहुत चांसेस है कि वो ये माइक्रो कंट्रोलर बेचेगा, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल बर्बन, हो सकता है कि बर्बन किसी शॉप में ना मिले बट पार्ले जी तो मिलता है, ठीक है, क्योंकि पार्ले जी समथिंग जो मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे यूज होता था, तो हर दुकान पे पार्ले जी तो मिलता ही है. सो सिमिलरली दिस थिंग विल बी रेडली अवेलेबल. जब ये इजीली अवेलेबल होगा तो इसका कॉस्ट भी कम होगा एज कम्पेयर टू कोई ऐसी चिप खरीदने जाओ जो इजीली नहीं मिलती हो, ठीक है. तो ऐसे कुछ पर्क्स हैं. इसके अलावा और भी पर्क है. आर्डिनो नाम की चीज इस माइक्रो कंट्रोलर पे बेस्ड है,
ठीक है। तो मतलब आर्डिनो का एक वर्जन जो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आर्डिनो उनो एटमेगा 328 यूज़ करता है। आर्डिनो उनो क्या है थोड़ी देर में बताऊंगा। और आर्डिनो उनो इज़ अ वेरी सिंपल डिवाइस टू यूज़, जो हम भी यूज़ करने वाले हैं और बहुत सारे लोग यूज़ करने वाले हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग इस आईसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे 3-4 कोर रिलेशन है जिसकी वजह से हम एटमेगा 328 सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब इसके फीचर्स हम लोग डेटा शीट में देखेंगे। उससे पहले डेटा शीट क्या होती है हम लोग देख चुके हैं, जहां पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की, जनरली कंपलसरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ही हो, बट जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के यूजर मैनुअल को हम डेटा शीट बोलते हैं, वहां पे उसके बारे में सब कुछ, ठीक है, कि कैसा दिखता है, साइज क्या है, अगर प्रोग्रामेबल है तो कैसे प्रोग्राम करोगे, क्या मटेरियल का बना हुआ है, क्या रेटिंग पे काम करता है, सब कुछ हमें डेटा सेट में मिलता है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर का होल पर्पस होता है कि डेटा सेट बना दो ताकि यूजर इजीली हमारे प्रोडक्ट को यूज कर पाए। ठीक है, सो दे ट्राई टू मेक इट कॉम्प्रिहेंसिव। आजकल उसके 2-3 वर्जन भी आते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन, डिटेल्ड वर्जन, सो दैट लोग अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से यूज करें। ठीक है, यहाँ पर एटमेगा 328 डेटा सेट की लिंक है, शायद से फाइल नहीं है, तो आई विल गो टू गूगल एंड अब हम डेटा सीट देखते हैं। ठीक है, सो पहले मैं एटमेगा 328 सर्च कर रहा हूँ। सो एटमेगा 328 का ये एसएमडी वर्जन 649 रुपीज़ का आ रहा है। वंस अपॉन अ टाइम ये 100 रुपीज़ का हुआ करता था। अभी वर्ल्ड वाइड चिप शॉर्टेज चल रहा है, तो आईसीज के कॉस्ट तुम्हें दिख रहा है 6-7 टाइम्स हो चुके हैं। ठीक है, ये उसका डीआईपी वर्जन है जो पहले 90 रुपीज़ का हुआ करता था, 90, 100, 120 मैक्स, अभी 465 का मिल रहा है। ठीक है, दिस इज विदाउट जीएसटी, जीएसटी वगैरह ऐड करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, दिस इज लाइक एटमेगा 8 है, 328 का भाई है। कुछ देर बाद मैं बता दूंगा कि एटमेगा 8 क्या है। ठीक है, तो एटमेगा 328 मिल रहा है मार्केट में इन पर्टिकुलर कॉस्ट में। फिलहाल कॉस्ट ज़्यादा है, पहले कम हुआ करता था। ठीक है, इमेजेस में जा रहा हूँ, एटमेगा 328 सर्च किया था, पी अपने आप लग गया था, पी मैंने ये सर्च किया था, फिर शायद से मैं जब सर्च करा था तो पी वाला एंटर हो गया था। ऐसा दिखता है, ये उसका पिन डायग्राम है। ठीक है, ऐसा भी दिख सकता है, ये डिटेल्ड पिन डायग्राम है, ये आर्डिनो का पिन डायग्राम है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर मुझे और जानना है तो मुझे डेटा शीट में जाना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, अब मैं डेटा शीट सर्च कर लेता हूँ, उसका पीडीएफ ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो माइक्रोचिप का पहला ही लिंक आया, एटमेगा 328P माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी, एटमेल, डेटा शीट में अभी भी एटमेल है। ठीक है, वेबसाइट माइक्रोचिप है। तो ये कंपनी का नाम जिसने ये पर्टिकुलर आईसी बनाई थी। ये किस आईसी की डेटा शीट है, एटमेगा 328P की है। ब्रीफ में उसका फीचर कि ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है जो कि AVR फैमिली से बिलोंग करता है। 32 किलोबाइट इन सिस्टम प्रोग्रामेबल फ्लैश मेमोरी, ISP, इन सिस्टम प्रोग्रामेबल फ्लैश मेमोरी यूटिलाइज करता है। ठीक है, 32 किलोबाइट का रॉम है, मतलब तुम्हारा कोड इतना बड़ा हो सकता है। रॉम किस टाइप का है, फ्लैश टाइप का है। ओके, Yes, sir. अब एक और रीजन ऐड करने जा रहा हूँ कि हम एटमेल का ही ये वाला माइक्रो कंट्रोलर क्यों यूज कर रहे हैं, एटमेल का ही एटमेगा 328 सबसे ज्यादा फेमस क्यों हुआ। उस टाइम पे तो और भी माइक्रो कंट्रोलर थे जब लोग सेलेक्ट कर रहे थे, या फिर लेट्स से आर्डिनो वालों को एक माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करना था, तो उस टाइम पे उन लोगों ने एटमेगा क्यों सेलेक्ट किया, एटमेल का एटमेगा 328 क्यों सेलेक्ट किया, या फिर उसका जो भी वर्जन है। ठीक है, सो द स्टोरी गोज लाइक दिस कि पुराने जमाने में माइक्रो कंट्रोलर्स बन गए, माइक्रो कंट्रोलर के साथ मेमोरी लगती थी, लोग एक्सटर्नल मेमोरी यूज करते थे पहले शुरू शुरू में रॉम के लिए, रैम इनबिल्ट होता था, रॉम बल्कि हुआ करता था, टेक्नोलॉजी अलग होती थी, मेटालिक हुआ करता था, ई प्रोम टाइप का। तो मेटालिक और सेमीकंडक्टर को एक ही मशीन से बनाना डिफिकल्ट होता था, तो दो अलग अलग चिप लगानी पड़ती थी शुरू शुरू के माइक्रो कंट्रोलर में, कि एक चिप जिसमें सब कुछ है प्लस उसके साथ रॉम को एक्सटर्नली कनेक्ट कर दो। धीरे धीरे ई प्रोम इवॉल्व हो गया और उसी आईसी के अंदर आने लगा। बट ई प्रोम में प्रॉब्लम क्या थी, इट टेक्स टाइम टू प्रोग्राम इट एंड इरेज इट। ठीक है, तो ई प्रोम में बिट बाय बिट, बेसिकली बाइट बाय बाइट करते हैं, तो बाइट बाय बाइट वो सारे के सारे चीज़ों को राइट करता है, इरेज करता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा कोड लिखने में कभी भी एक बार में कोड परफेक्ट नहीं होने वाला, तुम्हें 10 बार कोड लिखना है और हर बार इट टेक्स 1 मिनट टू राइट इट एंड इरेज इट।
नया कोड अपलोड करने के लिए पहले उसको इरेज करोगे फिर राइट करोगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस में अगर 1 मिनट जाते हैं तो तुम्हारे 10 मिनट खाली कोड अपलोड में चले जाता है। थोड़ा बड़ा कोड लिखोगे तो ये नंबर हो जाएगा कि एक बार में कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, 100 बार में होगा। 100 बार में होगा तो अब 100 मिनट खाली कोड अपलोडिंग में वेस्ट हो रहा है, राइट। तो ऐसे माइक्रो कंट्रोलर्स स्लो होते थे इन टर्म्स ऑफ अपलोडिंग एंड इरेजिंग। उस टाइम पे पैरेलली कहीं पर कोई बंदा मेमोरी में भी रिसर्च कर रहा था और उन्होंने फ्लैश मेमोरी बनाई, ठीक है। और कहीं पर कुछ लोग पीएचडी कर रहे थे, उन लोगों ने अपना पीएचडी का जो प्रोजेक्ट होता है वो लिया कि हम माइक्रो कंट्रोलर में ये जो फ्लैश मेमोरी है ना, ये न्यूज़ में आ रहा है कि बहुत ही फास्ट होती है, सब कुछ होती है, बट अभी माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग स्लो मेमोरी यूज करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ फास्ट मेमोरी को। तो मैं खाली सर्च कर रहा हूँ विकिपीडिया पे। तो सर्च क्या करने जा रहा हूँ मैं, हाँ, तो हाईलाइट कर देता हूँ कि ये एक बंदा था जिसने एटमेल फाउंड किया। वो पहले प्रीलॉक्स में काम करता था, प्रीलॉक्स इंटेल के पर्टिकुलर पार्ट में काम करता था। सीक टेक्नोलॉजी जो ई प्रोम बनाती थी शुरू शुरू में, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका पास था। फिर कहीं कहीं पे कुछ कुछ है, हाँ मिल गया। जस्ट अ मिनट, मैं हाईलाइट करता हूँ। तो एटमेल अपने आप में पहले से एक कंपनी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। फिर यहाँ पर कहाँ पर ये रहा, ये 1996 में एटमेल ने कुछ लोगों को हायर करके एक टीम बनाई जो एटमेल का एवीआर लाइन ऑफ रिस्क माइक्रो कंट्रोलर्स डिजाइन करते थे। अब रिस्क वर्ड आ गया है तो थोड़ी देर में हम देख लेते हैं रिस्क क्या होता है, ठीक है। बेसिकली था क्या, दिस टीम कंबाइंड टेक्नोलॉजी और फॉर्मर, बेसिकली जो मैं स्टोरी सुना रहा था, तो पैरेलली किसी ने फास्ट मेमोरी बना दी। कुछ लोग हार्वर्ड में पीएचडी करने जा रहे थे, उन लोगों ने बेसिकली क्या किया, सोचा कि हम माइक्रो कंट्रोलर्स में ये स्पीड वाली फास्ट वाली मेमोरी इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो ये लोगों ने उस चीज को एज अ पीएचडी प्रोजेक्ट प्रूफ कर दिया। इनके प्रोफेसर वगैरह की पहचान अच्छी थी, इन लोगों को उस प्रोफेसर ने एटमेल से कनेक्ट कर दिया। बेसिकली एटमेल के साथ इनकी मीटिंग सेट हुई। एटमेल ने इनको टाइम दिया कि मतलब इन लोगों ने एटमेल को पिच किया कि हमारे पास ऐसा माइक्रो कंट्रोलर है जो ऐसे खाली तुम बटन दबाओ और प्रोग्राम हो जाता है, और बटन दबाओ तो इरेज हो जाता है। तब जब ई प्रोम में ये सारी चीजें यूज होती थी तो उन लोगों को लगा होगा कि ये कुछ बच्चे हवा में फेंक रहा है, ठीक है। फिर भी बिकॉज हार्वर्ड का टैग जुड़ा हुआ था, इन लोग को टाइम मिल गया कि ठीक है वी विल हैव अ मीटिंग इन दिस पर्टिकुलर कैफे, 5 या 10 मिनट्स ऐसे बहुत ही स्मॉल टाइम मिला था कि 5-10 मिनट में तुम हमें प्रेजेंट कर देना। फिर इन लोगों को वो टाइम मिला, इन लोगों ने प्रेजेंटेशन शुरू किया। और इन लोगों को थोड़ा सा नर्वसनेस था कि हम लोगों ने जो 5 साल की रिसर्च की है उस चीज़ को 15 मिनट में कैसे बताएंगे। तो इन्होंने लास्ट स्लाइड से काम शुरू किया कि हमारे पास एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें ये फीचर्स हैं। जब उन्होंने ये सब कुछ दिखाया तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट आया। फिर उन लोगों ने टेक्निकली बैकअप किया कि हमने ये चीज़ें मैनेज की जिसकी वजह से चीज़ें फास्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसे कर करके वो मीटिंग जो 10-15 मिनट की होनी थी घंटों चली। एंड फिर एटमेल ने इनको बोला कि ठीक है टेक दिस अमाउंट ऑफ फंड, हम तुम्हारे लिए एक टीम बनाते हैं, ये अपार्टमेंट ले लो और अब प्रोफेशनली इस एक पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर को मैन्युफैक्चर करके दिखाओ। तो ये स्टोरी जो है वो ये लाइन है कि टीम फॉर्म की कहाँ पे, यहाँ पे 1996 में एटमेल ने डिजाइन टीम फॉर्म की, जिस टीम में नॉर्वे के कुछ बच्चे थे जो एटमेल मतलब इस कॉलेज ने फ्लैश टेक्नोलॉजी बनाई थी। ये लोगों ने उसका आर्किटेक्चर बिल्ड करके रखा था कि फ्लैश टेक्नोलॉजी कैसे बिल्ड होगी। और ये सब जब मर्ज हो गया तो एवीआर चिप बन गया। उससे पहले एटमेल जो भी भेजता था वो एवीआर नहीं था, ठीक है। तो एवीआर नाम की उन्होंने एक नई चिप बनाई। दुनिया में पहली बार ऐसा माइक्रो कंट्रोलर बना जो बहुत ही फास्ट प्रोग्राम हो सकता है और बहुत ही फास्ट इरेज हो सकता है। तो अब क्या हुआ, दिस इज लाइक दुनिया का इकलौता ऐसा माइक्रो कंट्रोलर है जो शुरू शुरू में फास्ट है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो अब जो तुम्हें 10 मिनट 100 मिनट वेस्ट करने पड़ते थे उसमें खाली सेकंड्स वेस्ट होते हैं।
तो अब ये लोगों के चॉइस बनने लगी, और उस टाइम पे आर्डिनो फॉर्म हो रहा था, और आर्डिनो ने ऑब्वियसली इसमें ये प्रोग्रामिंग का फास्ट फीचर था, बाकी सारे माइक्रोकंट्रोलर में जो था वो तो है ही, बट ये एक एक्स्ट्रा फीचर था विच इज़ लाइक वेरी ल्यूक्रेटिव, तो उन लोगों ने उसे सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद से धीरे 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 ये बहुत ही फेमस हो गया, इतना फेमस कि माइक्रोचिप जो कि बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है, उसने एटमेल जो कि छोटी सेमीकंडक्टर कंपनी है उसको खरीद लिया। ओके, सो दिस इज लाइक अ स्टोरी जिसकी वजह से एटमेल का एवीआर बहुत ही फेमस हो गया। ठीक है, सो जब हम एवीआर बोलते हैं तो एवीआर इज लाइक दैट पर्टिकुलर चिप। एक मिनट, हम डेटा सीट में जा रहे थे, सो डेटा सीट यहाँ पे ही है। सो जब एवीआर वर्ड यूज कर रहे हैं तो एवीआर इज लाइक दैट पर्टिकुलर चिप जिसमें फ्लैश शुरू शुरू में डाला गया था। आजकल हर माइक्रो कंट्रोलर में फ्लैश आता है, ठीक है, तो शुरू शुरू में जब उन्होंने बनाया होगा तो पेटेंट वगैरह कुछ किया होगा, फिर पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो लोगों को मिल जाता है, या फिर उन्होंने वो आर्किटेक्चर लोगों को बेच दिया होगा। ठीक है, अब उस एग्जैक्टली क्या है वो मुझे नहीं याद है या फिर नहीं पता। ठीक है, बट दिस इज व्हाट एवीआर मीन्स। तो एटमेल पहले से एग्जिस्ट करता था, उन लोगों के साथ मिलकर एवीआर माइक्रो कंट्रोलर फॉर्म हुआ विच इज लाइक फ्लैश मेमोरी बेस्ड फास्ट कंट्रोलर। ठीक है, तो इसलिए हर जगह एवीआर के बगल में उनका कॉपीराइट का सिंबल रहेगा कि हमारा वर्ड है, और वो हर जगह उसके फीचर्स बताएंगे। ठीक है, तो फीचर्स में पहला चीज क्या लिखा हुआ है, हाई परफॉर्मेंस लो पावर एवीआर 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, मतलब फास्ट है, पावर कम कंज्यूम करता है, 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। अब रिस्क फिर से आ गया, एडवांस रिस्क आर्किटेक्चर। तो ये RISC, ये वर्ड पहले सुना है, रिस्क सिस्क। जैसे रिस्क होता है, इसका एक और भाई होता है सिस्क, सुना है पहले कभी? No, sir. कभी नहीं? I No, don't think. sir. ठीक है, तो रिस्क इज समथिंग, सिस्क इज समथिंग, उसको समझाने के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ। 2 × 2 बोलो। So 4. 4, सही। 6 × 6 36, 15 × 15 225, 225, सही है। 18 × 18 324. 324। अब मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, बट अब मुझे पता है कि तुम ये बताओगे क्या। चलो, एंड क्योंकि अभी ये सिंपल है तो मे बी तुम इसका आंसर दे दो अगर तुम्हें स्क्वायर वाली ट्रिक पता है, बट 100% इसका आंसर तो नहीं दोगे तुम अनलेस यू यूज द कैलकुलेटर। Okay, sir. तो क्या हुआ, यहाँ तक तुम्हें आंसर बहुत ही इजीली पता था, यहाँ पे अटक गए, व्हाट चेंज्ड? Scale. स्केल, ठीक है, इसका आंसर निकाल सकते हो क्या? Yes, sir. It won't take too much time, but Yes, बट sir. कैसे निकालोगे, ऐसे है ना? yes, sir. For the previous ones, we basically just Sir, started a to square memorize. minus b square करेंगे तो जल्दी आ जाएगा. हाँ, बट इज लाइक कुछ लॉजिक अप्लाई करोगे, है ना? सिंपलेस्ट इज दिस वन, सही है। और a² - b² कुछ कुछ नंबर्स के लिए फिजिबल रहेगा, सारे नंबर्स के लिए फिजिबल रहेगा क्या? एनी रैंडम नंबर, No, sir. In this case only it's possible. राइट? तो दिस इज लाइक दैट अल्टीमेट मेथड जो हम यूज करते हैं। ठीक है, ये है रिस्क और ये है सिस्क। मतलब हमने बहुत दिन एक कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर रट्टा मार मार के अपने ब्रेन में बनाया है जो कि सिस्क है। उसका फायदा क्या है, फटाफट आंसर आ जाता है, क्वेश्चन पूछो आंसर दे दिया, आई नो कि क्या है आंसर, ऐसा। बट फेल कब हो जाता है, इज बिकॉज द आर्किटेक्चर इज टू कॉम्प्लिकेटेड, तुम बड़े बड़े लॉजिक तक का आर्किटेक्चर नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो तुम लोगों ने 20 तक की टेबल रट्टा मारी होगी तो 20 तक के कैलकुलेशन बता लोगे, स्क्वायर का लॉजिक रट्टा मारा होगा वो बता लोगे, बट हर बड़े लॉजिक में वो फेल मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम और लीस्ट ऑफ द टाइम डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन क्या है, तो समटाइम्स बोल देता हूँ, समटाइम्स इट विल गिव वेरी फास्ट आंसर, बट समटाइम्स इट विल टेक टू लॉन्ग और आंसर देगा ही नहीं। ठीक है, तो तुम्हारा सिस्क का आर्किटेक्चर क्या था, रट्टा मारना,
जिसकी वजह से तुम्हारे ब्रेन में एक कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बना हुआ है जिससे तुम्हें रटता है कि 6 into 6 क्या होता है, 15 into 15 क्या होता है, ठीक है। बट यू फेल एट दिस लेवल 28 into 32 जिसका आर्किटेक्चर नहीं बनाया था तुमने, ठीक है, बिकॉज इट विल बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड, टू मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। दूसरा तरीका है सॉल्यूशन निकालने का, रिस्क, कि यू क्रिएट अ मेथड इन विच यू सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, कि तुमने लिख लिया, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, ठीक है, एंड देन यू फॉलो दो स्टेप बाय स्टेप मेथड एंड यू गेट द आंसर, ठीक है। तो सिस्क का फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिस्क का फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो आईएससी सेम है, तो इज लाइक कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के दो टाइप हो गए, सिस्क एंड रिस्क। रिस्क में रिड्यूस्ड वाला लॉजिक फॉलो करते हैं, सिस्क में कॉम्प्लेक्स वाला लॉजिक फॉलो करते हैं, सीधे आंसर आ जाएगा। रिस्क में इट विल टेक फ्यू स्टेप्स टू प्रोड्यूस द आंसर। ये फंडा समझा, रिस्क एंड सिस्क? Yes, sir. एटमेल ने रिस्क पे पैसे डाले थे, ठीक है। तो आजकल के मैक्सिमम रिस्क आते हैं, पहले शुरू में सिस्क हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे उनको क्लिक हुआ कि सिस्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रिस्क बनाने लगे, और अब सिस्क और रिस्क का मिक्सचर भी आता है, ठीक है। तो ऐसे गूगल करोगे मस्त चार्ट मिलेगा, एंड ये हार्डवेयर में बिल्ड है, तुम्हारे ब्रेन में बिल्ड है, ये तुम्हारे लॉजिक में बिल्ड है। लॉजिक इज लाइक सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ें बेनिफिट मिलेगी, यहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ें बेनिफिट मिलेंगी, दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं, ठीक है। बट इफ यू वांट टू मेक अ सिंपल सिस्टम ड्यूरेबल फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, रिस्क पास हो जाता है, सिस्क फेल हो जाता है, ठीक है। बट इफ यू वांट टू मेक अ वेरी यूनिक, या फिर क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटर स्पेसिफिक सिस्टम, एप्लीकेशन स्पेसिफिक, तब सिस्क पास हो जाएगा, रिस्क फेल हो जाएगा। मतलब रिस्क को ज़्यादा टाइम लगेगा कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैंने तुम्हें बोल दिया होता कि मैं तुमसे सिर्फ 20 तक की टेबल पूछूंगा, वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, राइट, तो तुम रट्टा मार लोगे, सिस्क आर्किटेक्चर बिल्ड कर लो, हमेशा फास्ट आंसर आएगा। बट मैंने बोला कि नहीं, कल तुम लोग पढ़ाई करके आओ, कल मैं टेबल से पूछूंगा कुछ भी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पूछूंगा, ऐसा कुछ रैंडम ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दिया, तब सिस्क फेल हो जाएगा, रिस्क पास हो जाएगा, ठीक है। सो दो टाइप के आर्किटेक्चर, रिस्क एंड सिस्क। सो एटमेल रिस्क फॉलो करता है। अगर रिस्क फॉलो करता है तो इसका मतलब बहुत सारे छोटे छोटे लॉजिक्स के टर्म्स में वो ब्रेक करता है। तो 131 पावरफुल इंस्ट्रक्शंस का मतलब ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, क्या बोलते हैं उसको, मूव कर सकता है, इंक्रीमेंट कर सकता है, ऐसे छोटे छोटे टास्क उनको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। पावर कैलकुलेट करना है, तो पावर कैलकुलेट करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। बट अगर तुम पावर कैलकुलेट करना चाहते हो तो ऐड कर करके कर लो, सब्ट्रैक्ट कर करके कर लो, अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन दिया है तो मल्टीप्लाई कर करके कर लो। सिस्क में हो सकता है डायरेक्टली पावर का इंस्ट्रक्शन है, पावर बोलो, पावर कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे रिस्क में, सिस्क में कम रहेंगे। 32x8 general purpose working registers. Registers are like small memories inside your processor. ठीक है, REG है और एक होता है RES, ये रेजिस्टेंस वाला है, ये मेमोरी वाला है, ठीक है। तो क्योंकि तुम छोटे छोटे टास्क में कर रहे हो, मतलब तुमने 18 into 18 के लिए कोई भी मेमोरी वेस्ट नहीं की, सीधा आंसर दे दिया। बट 32 into 28 के लिए तुमने मेमोरी वेस्ट की, क्या किया, ये सब लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया, राइट। इस एक्स्ट्रा स्पेस के लिए जगह लगेगी, वो कहाँ से आएगी, रजिस्टर से आएगी, ठीक है। सो रिस्क आर्किटेक्चर में यू नीड थोड़ी सी ज़्यादा मेमोरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट द आंसर, ठीक है। तो ऐसे रिस्क के यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक और वर्ड आ गया, टेक्निकल वर्ड, MIPS, सुना है क्या? यहाँ पे कहीं पे एक और वर्ड आ जाएगा, थ्रूपुट, अगर होगा तो, नहीं है थ्रूपुट अभी तक, नीचे होगा में भी। MIPS सुना है? No, सो दिस sir. लाइक, हाँ बोलो। No, sir. ठीक है, सो मिलियन Sir, in last class, yeah, million instructions per second. per second, ठीक है। सो दिस माइक्रोकंट्रोलर कैन 131 इंस्ट्रक्शंस लगेंगे, बट
अगर तुम इसको 16 मेगाहर्ट्ज के स्पीड पे यूज करोगे, विच इज इट्स मैक्सिमम स्पीड, हमारा आर्डिनो इसी स्पीड पे काम करता है, तो इट कैन रिजॉल्व और इट कैन डू 16 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज लाइक अ फास्ट ऑन चिप 2 साइकिल मल्टीप्लायर। ये अलग से लिखा हुआ है क्योंकि शुरू में माइक्रो कंट्रोलर में मल्टीप्लिकेशन का ब्लॉक नहीं होता था, तुमको ऐड कर करके ही मल्टीप्लाई करना होता था। 2 into 3 करना है तो 2 + 2 + 2, इसका लॉजिक लिखना पड़ेगा। अब सीधे मल्टीप्लायर का ब्लॉक होता है, तुम बोल दो कि मल्टीप्लाई करना है 2 और 3 को, तो तुम्हारा माइक्रो कंट्रोलर मल्टीप्लाई करके दे देगा। तो ये एडवांस रिस्क है जिसकी वजह से ये ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाता है। ऐसी कॉम्प्लिकेट टाइप के सिस्क जैसे ब्लॉक्स भी इसमें ऑलरेडी हैं। ठीक है, फिर मेमोरी की बात की जा रही है कि इसके पास हाई इंड्योरेंस नॉन वोलेटाइल मेमोरी सेगमेंट्स हैं, जिसमें से 32 किलोबाइट रोम है जो कि फ्लैश टाइप का है, और वो भी कैसा फ्लैश, इन सिस्टम सेल्फ प्रोग्रामेबल। ठीक है, मतलब तुम उसको सीधे प्रोग्राम कर सकते हो बाय कनेक्टिंग फ्यू वायर्स। हम लोग यूएसबी केबल कनेक्ट करेंगे और प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, 1 किलोबाइट ऑफ EEPROM है, ये उस टाइप का रोम है विच इज गिवन टू यू। इस वाले मेमोरी में क्या होता है, तुम खाली कोड सेव कर सकते हो, एक बार कोड सेव कर दिया, वेरिएबल सेव नहीं कर सकते। फ्लैश मेमोरी इज समथिंग कि अगर राइट करना है तो पूरा का पूरा ब्लैंक इरेज करो और फिर राइट करो। ठीक है, तो अगर फ्लैश मेमोरी और इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें से तुम्हें सिर्फ ये एक लाइन चेंज करनी है, तो पूरा इरेज करो और फिर एक लाइन चेंज करके सिर्फ एक ही लाइन लिख लो या 10 लाइन लिख लो, बट यू हैव टू इरेज एवरीथिंग। ठीक है, तो इस मेमोरी में हम सिर्फ कोड डालते हैं। ठीक है, जो कि पावर जाने के बाद भी सेव रहता है। 2 किलोबाइट ऑफ रैम है, स्टैटिक रैम टाइप है। ठीक है, पावर जाने के बाद ये गायब हो जाएगा, तो अगर तुम्हें कोई ऐसे वेरिएबल सेव करने हैं जो पावर जाने के बाद भी सेव रहे, तो उसके लिए एक EEPROM भी दिया हुआ है 1 किलोबाइट का। EEPROM में सेव कर दो, पावर जाने के बाद भी वो सेव्ड रहेगा। ठीक है, तो ये रोम कोड के लिए नहीं है, वेरिएबल्स के लिए है। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप की मेमोरी दी हुई है, फ्लैश मेमोरी फॉर कोड, EEPROM फॉर सेविंग परमानेंट वेरिएबल्स एंड रैम टू सेविंग टेम्परेरी वेरिएबल्स। ठीक है, इनके फीचर्स दिए हुए हैं, राइट इरेज साइकिल्स 10,000 फ्लैश के लिए, EEPROM के लिए 1 लाख, मतलब तुम 10,000 टाइम्स कोड अपलोड कर सकते हो सकता है 10,000 के बाद 10,000 एंड फर्स्ट टाइम में वो फेल हो जाए, बोले मेमोरी खराब हो गई, तुमने इतनी बार रीड राइट कर लिया है। ठीक है, EEPROM के लिए वो नंबर 1 लाख है, क्योंकि वेरिएबल्स तुम ज़्यादा लिखोगे तो उसका ऑब्वियसली रीड राइट साइकिल ज़्यादा होना चाहिए। एक बार कोड अपलोड कर दिया और कोड हर बार EEPROM में रीड राइट कर रहा है, तो कोड अपलोड तो एक ही बार किया था, बट जितनी बार कोड में तुम कुछ पर्टिकुलर कंडीशन मैच होती है तो तुम्हारा EEPROM में राइट होता है, तो उसका राइट इरेज साइकिल यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, सो राइट एंड इरेज साइकिल का फंडा समझ रहा है कि ये क्या है? यस सर। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट विद द बल्ब्स आल्सो। तुम कोई बल्ब खरीदो तो उस बल्ब के साथ अगर अच्छी कंपनी का बल्ब खरीदोगे तो रेटिंग लिखा रहेगा कि कितने घंटे कंटिन्यूस ऑन हो सकता है और कितनी बार ऑन ऑफ हो सकता है। हो सकता है कि तुमने बल्ब खरीदा और उसमें लिखा है 1000 आवर्स, पर तुमने 1000 आवर्स यूटिलाइज करने से पहले ही उसको 10,000 बार बंद चालू कर लिया, खड़े होके तुम रोज बंद चालू करते हो, तो हो सकता है कि तुमने उसको विद इन 1000 आवर्स कंप्लीट हुआ ही नहीं, विद इन 100 आवर्स में उसको 10,000 टाइम ऑन ऑफ कर लिया, उसका फिलामेंट या कोई पार्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दो लाइफ के पैरामीटर्स हैं बल्ब्स के लिए भी। ठीक है, वैसे मेमोरी के लिए भी 2 पैरामीटर है, एक पैरामीटर है कि कितनी बार रीड राइट कर सकते हो, और एक और पैरामीटर होता है जिसको हम एंड्योरेंस बोलते हैं, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा, कि एक बार कोड डाल दिया तो कितने दिन तक रहेगा। ठीक है, तो वो भी इनका ईयर्स में है, 25 ईयर्स, 80 ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन की टेम्परेचर क्या है। ठीक है, मतलब एक बार कोड डाल दिया तो सालों साल उसमें कोड सेफ रहेगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो जल्दी इरेज हो जाएगा, अपने आप गायब हो जाएगा एक दिन। ठीक है, एक दिन अपने आप उसके बिट के वोल्टेजेस, वेरिएबल्स, मतलब जो भी हैं वो सारी चीज़ें इरेज हो जाएंगी, 1-0 का लॉजिक खत्म हो जाएगा एक दिन। बट वो दिन क्या है, बहुत सालों बाद है। टेम्परेचर अगर तुम उसे 80 डिग्री सेल्सियस वगैरह पे रखते हो तो 20-25 साल। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखते हो 20-25 डिग्री सेल्सियस पे तो 100 ईयर्स, ऐसे ड्यूरेशन तक उसमें कोड सेव्ड रहेगा। ठीक है, तो ऐसे उसके फीचर्स दिए हुए हैं। इसमें ये भी दिया हुआ है कि ऑप्शनल बूट कोड, प्रोग्रामिंग लॉक सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल तुमने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट में सर्किट तो अपने आप देख के समझ में आ जाता है, उसके अंदर जो कोड डाला है वही है जो उसको सेव करके रखेगा एज अ प्रोडक्ट, और किसी ने अगर ये कोड भी कॉपी कर लिया तो तुम्हारा प्रोडक्ट कॉपी कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन है कि कोड डालते टाइम प्रोग्रामिंग को लॉक कर दो, अब कोड चला तो जाएगा बट कोई रीड नहीं कर पाएगा, मतलब अंदर जाना पॉसिबल है, बाहर आना नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं।
इसके अलावा इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अभी तक मैंने बताया था माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या क्या रहेगा, प्रोसेसर रहेगा, रैम रहेगा, रोम रहेगा, आईओ रहेगा, ठीक है। बट धीरे धीरे इसी में और भी बहुत फीचर्स ऐड होने लगे। फॉर एग्जांपल अब जो तुम्हारा लैपटॉप आता है तो वो सिर्फ प्रोसेसर, रैम, रोम, आईओ के साथ नहीं आता है, उसमें स्पीकर्स भी रहते हैं, ठीक है, माइक भी रहता है, कैमरा भी रहता है, कुछ कुछ लैपटॉप में टच भी रहता है, ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो जाते हैं। तो जैसे वो एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड होते हैं वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर्स में भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, टाइमर्स हैं, टाइमिंग वगैरह के कैलकुलेट करने के लिए, और दो 8 बिट के और एक 16 बिट के, मतलब दो छोटे टाइमर और एक बड़े टाइमर है, ठीक है। रियल टाइम काउंटर है, अगर तुम्हें एग्जैक्ट टाइमिंग मैच करनी है, घड़ी बनानी है तो आरटीसी लगता है, वो अवेलेबल है। पीडब्ल्यूएम अवेलेबल है, अगर तुम्हें एनालॉग टाइप का वोल्टेज चाहिए, एनालॉग तो नहीं, एनालॉग टाइप का वोल्टेज, तो उसके लिए पीडब्ल्यूएम लगता है। एनालॉग वोल्टेज रीड करना है तो एडीसी लगता है। कम्युनिकेशन करना है लैपटॉप वगैरह से तो यूआर्ट है, एसपीआई है, I2C है, ऐसे कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स है। तो इतने सारे अलग अलग फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हुए हैं, और इस पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर में ये फीचर्स भी दिए हुए हैं कि इसमें पावर ऑन रिसेट है, कभी भी पावर ऑन होगा तो कोड स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्रामेबल ब्राउन आउट है, ब्राउन आउट इज लाइक कि अगर वोल्टेज एक लिमिट से नीचे चला गया तो माइक्रो कंट्रोलर खुद को बंद कर लेगा, अदरवाइज क्या होगा, खुद को बंद नहीं करेगा और वोल्टेज कम हो गया एक लिमिट से नीचे तो ये कुछ रैंडम ऑपरेशन परफॉर्म करने लगेगा, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे लॉजिक्स गलत होने लगेंगे, तुम जो नहीं चाहते हो वो भी होगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक मिसाइल वाला सिस्टम बनाया है और गलती से बैटरी डिस्चार्ज हो गई, मिसाइल ऑटोमेटिकली फायर हो गया, वर्सेस बैटरी डिस्चार्ज हो गई, मिसाइल ने सर्किट को बंद कर दिया, ठीक है। तो बंद करना इज मच बेटर देन कि कुछ रैंडम ऑपरेशन, तो ब्राउन आउट इज दैट लॉजिक। तो ये सारी चीजें इसमें इनबिल्ट है। स्लीप के मोड्स हैं, इंटरनल ऑसिलेटर है, मतलब तुम्हें बाहर ऑसिलेटर नहीं लगाओगे, एक कंपोनेंट कम लगाना पड़ेगा। तो ऐसे फीचर्स इस पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर में पहले से ही है। फिर आईओ पैकेज है विच इज कंपलसरी, इसमें आईओ है जो कि रहना ही चाहिए माइक्रो कंट्रोलर है तो 23 प्रोग्रामेबल आईओ लाइंस है, ठीक है। इसके दो पैकेज इस पैकेज में मिलता है, इस पैकेज में मिलता है, जब ये असेंबली के फॉर्मेट में मिलेगा। ये इसका वोल्टेज रेंज है, इस वोल्टेज रेंज में ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। स्पीड ग्रेड दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। तो अगर तुम 2.7 वोल्ट से 5.5 वोल्ट में यूटिलाइज करोगे 8 मेगाहर्ट्ज तक तो 2.7 वोल्ट तक जा सकते हो। पर अगर तुम 16 मेगाहर्ट्ज स्पीड ज़्यादा चाहते हो तब लोअर वोल्टेज पे काम नहीं करेगा, हायर वोल्टेज ही देना पड़ेगा 4.5 से 5.5। हम इस स्पीड को यूज़ करने वाले हैं तो हमारा वोल्टेज रेंज 4.5 से 5.5 ही रहेगा, लोअर वोल्टेज पे हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लो पावर कंजम्पशन है, इतना पावर यूज़ करता है इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। स्लीप मोड है, पावर डाउन में डाल दोगे तो मिली एम्पियर से वो माइक्रो एम्पियर पे शिफ्ट हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर जितना करंट कंज्यूम करेगा, विच इज लाइक 2 लेस, ठीक है। फिर डेटा शीट में नेक्स्ट जो दिया हुआ है पिन डायग्राम दिया हुआ है, तो ये वाली डेटा ये खाली एसएमडी वर्जन के लिए, ठीक है, पी लगा हुआ था इसका। जस्ट अ मिनट, मैं जेनरिक डेटा शीट ढूंढ लेता हूँ एटमेगा। तो दिस इज लाइक फिल्टर डेटा शीट 328 एसएमडी वाले वर्जन जो कि पी से डिनोट हो रहा है, अभी मैंने गूगल किया है और मैं कोई एक और डेटा शीट खोलता हूँ एटमेगा 328 की ही, बट इट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है। सो जस्ट लेट इट ओपन। सो फर्स्ट वाला ओपन किया था, अब मैं नीचे जा रहा हूँ एंड माउजर पे ग्राफिक एटमेगा डेटा शीट दिख रहा है और यहाँ पे 328 में दिख रहा है। लाइक एटमेल साइट ओपन करूंगा तो वहाँ पे एटमेगा 328 के जितने पार्ट्स हैं वो सब दिख जाएंगे, बट मैं गूगल के फर्स्ट सीन से उठा रहा हूँ। दिस इज अगेन एटमेगा 328, बट एटमेगा 328 के साथ साथ इसमें देखोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये रसीद एटमेगा 328 को कवर करेगा। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ डेटा शीट जिसमें एटमेगा 328P भी है, उसी की तरह एक और माइक्रो कंट्रोलर आता है एटमेगा 168, उसी की तरह एक और माइक्रो कंट्रोलर आता है 88, 48। तो ये सारे माइक्रो कंट्रोलर में कॉमन फीचर्स हैं। डिफरेंस क्या है, 48 वाला 4 किलोबाइट मेमोरी है, 88 वाला 8 किलोबाइट, 168 वाला 16 किलोबाइट, 328 वाला 32 किलोबाइट। ऐसे जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, बाकी सब कॉमन है। उस दिन याद है बताया था डेटा शीट के बारे में कि डेटा शीट में ऐसा किया जाता है,
ओके सो ये वाली डेटा शीट भी एटमेगा 328 की है, बट इसमें उन सारे के बारे में भी है, और यहाँ पे इन सब आईसी के ये सारे पैकेज आते हैं, उन सब के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो डीआईपी पैकेज का पिन डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने इससे पहले जो डेटा शीट ओपन की थी दैट इज लाइक अ वेरी फिल्टर्ड वन, जिसको उन लोगों ने चंक आउट करके कम पेजेस में 294 पेजेस में किया हुआ है, और जो सिर्फ एटमेगा 328P की बात करेगा। ठीक है, इफ यू आर वेरी स्पेसिफिक, दिस वन इज लाइक एटमेगा 328 एंड पी ऑल्सो, एटमेगा 328 एटमेगा 328P दोनों की बात करेगा। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट वर्जन ऑफ डेटा शीट मिलेगा। ठीक है, ये खाली 24 पेज का है, तो दिस इज लाइक अ वेरी ब्रीफ इन्फो ऑफ एटमेगा 328। ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे, हाइलाइट्स ऑफ एटमेगा 328 24 पेजेस का ही है। ठीक है, ये वाली डेटा शीट तो फिल्टर चीजें जो होती है, ये वाला 294 पेजेस का है, ये वाला 26 पेजेस का है, राइट। तो ऐसे अलग अलग वर्जन, इवन ये भी खाली ब्रीफ डेटा शीट है, इसका एक लॉन्गर वर्जन ऑफ डेटा शीट भी मिल जाएगा, मे बी यहीं कहीं पे नीचे लिंक रहता है। ये रहा सी स्पीड ग्रेड्स ऑन पी पेज 306, तो कहीं पे इन सब के जो भी रेफरेंस दिया हुआ है वहां पे एटमेगा 328 का डिटेल डेटा शीट वाला लिंक भी दिया रहेगा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे वर्जन्स ऑफ डेटा शीट आएंगे खाली, और फीचर्स ऑलमोस्ट सेम रहेगा। यहाँ पे हम वहाँ जो पढ़ रहे थे वही सारे कीवर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए। ठीक है, खाली डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3-4 ऐसी की बात है जो जहाँ पे मेमोरी लिखी है वहाँ पे 3-4 वैल्यूज लिखी हुई है। ठीक है, पेरिफेरल फीचर 328 और सब में सेम है, तो सेम सेम ही है। स्पेशल माइक्रो कंट्रोलर फीचर सेम है, ये सेम है। ठीक है, इसमें खाली डीआईपी का ऑप्शन भी है जो मुझे दिखाना था, तो डीआईपी वाली आईसी ऐसी दिखेगी, 28 पिन की होगी, उसके कुछ कुछ नाम होंगे, हम थोड़ी देर बाद फिर से देखेंगे। जो डीआईपी वाली आईसी है उसमें 28 पिन है, जो एसएमडी आईसी है उसमें 32 पिन है। ठीक है, वो ऐसे रेक्टेंगुलर है, उसका साइज छोटा है, इतना ही है। यहाँ पे जूम आउट जूम इन करके दिखाया हुआ है, बट अगर मैच करोगे तो वो लगभग इतना रहेगा। ठीक है, और एसएमडी के 2-3 टाइप्स हैं। ये वाला देखोगे तो ये TQFP है, थिन क्वाड फ्लैट पैकेज। ये वाला MLF है, ये वाला MLF 32 पिन वाला है, ये वाला MLF 28 पिन वाला है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग में ये सेम आईसी मिलती है। फिर नीचे उसके पिन का नाम दिया हुआ है, तो हम ओरिजिनल डेटा शीट पे शिफ्ट हो जाते हैं। ओरिजिनल डेटा शीट से मैं माइग्रेट सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे नॉन एसएमडी पिन आउट नहीं दिया हुआ था। ठीक है, एसएमडी पिन आउट ही दिया हुआ था, TQFP और MLF का। उसके बाद जो पार्ट दिया हुआ है कि पिन का नाम क्या है, पिन क्या करता है। ठीक है, तो जितने भी पिन हैं उन सब के बारे में दिया हुआ है। फिर उसका ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है कि हम अंदर क्या है। तो इफ़ यू नोटिस, ये आईसी का ब्लॉक है माइक्रो कंट्रोलर, उसमें सीपीयू है जिससे फ्लैश कनेक्टेड है, रैम कनेक्टेड है, उसी से ये टाइमर 8 बिट, टाइमर 16 बिट, एडीसी वाला ब्लॉक कनेक्टेड है, 2 वायर इंटरफेस, SPI UART कम्युनिकेशन ब्लॉक कनेक्टेड है, EEPROM है जो ऐसे कनेक्ट हो रहा है, ऑसिलेटर्स है इनबिल्ट, वॉचडॉग्स है। ठीक है, पावर वाला पार्ट है जो पावर डाउन आउट और पावर को मैनेजमेंट करने वाला है, वो सब है, लॉजिक वाले पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें इसी एक चिप में अलग अलग है। और अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर के फंडे से देखूं तो माइक्रो प्रोसेसर होता तो ये एक अलग चिप आती, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8, 9, 10 सबको अलग अलग खरीदना पड़ता। ठीक है, तो इस चिप में ऐसे बहुत सारे चिप के 10-12 चिप के इक्विवेलेंट वाली चीज़ें इनबिल्ट है। ठीक है, फिर उसके बारे में कुछ ब्रीफ थ्योरेटिकल वर्ड्स में लिखा हुआ है जो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, और फिर रिसोर्सेस और ये सारी चीज़ें, और फिर डेटा शीट डिटेल में चालू हो जाएगा कि अब पढ़ो आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, फिर पढ़ो कि इसके रजिस्टर्स जो बोले गए थे किस किस टाइप के, 32 रजिस्टर्स, तो वहाँ पे 32 हर रजिस्टर का डिटेल दिया रहेगा। ठीक है, कि कौन सा रजिस्टर क्या है, उसके हर बिट का नाम दिया रहेगा। और ये एक चीज़ है जो मुझे दिखानी थी, सैम्पल कोड, ये असेंबली कोड का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर तुम्हें EEPROM में राइट करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा असेंबली में, और C में ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ना तो हम ऐसा लिखने वाले हैं ना तो हम ऐसा लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आज उदय पूछ रहा था बेयर मेटल कोडिंग, ये बेयर मेटल कोडिंग है, तुम सीधे रजिस्टर से इंटरेक्ट कर रहे हो, एदर यूजिंग असेंबली लैंग्वेज और यूजिंग C लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे कोडिंग करने के लिए तुम्हें इस माइक्रो कंट्रोलर के रजिस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हर जगह अब इस डेटा शीट में बेसिकली वो डिटेल्ड बाई डिटेल एक एक चीज को एग्जाम्पल दे दे के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे EEPROM प्रोग्रामिंग टाइम है। ठीक है, ये फॉलोइंग कोड एग्जाम्पल्स 1 असेंबली एंड 1 C फंक्शन टू राइटिंग इन EEPROM, तो ये एक और एग्जाम्पल है EEPROM में राइट कैसे करना है C का और असेंबली का। ऐसे ही
अब हर रजिस्टर मतलब हर फीचर, EEPROM एक फीचर था तो फीचर की बात कर रहे थे, यहाँ पे ऑसिलेटर एक फीचर है उसकी बात कर रहे हैं, ऐसे एक एक फीचर को, टाइमर एक फीचर है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए टाइमर के लिए जो भी रजिस्टर यूज होंगे यहाँ पे वो आ जाएगा। तो हर फीचर की बात करेंगे, उसको डिटेल में समझाएंगे। पावर सेविंग मोड उसका फीचर है जिसमें स्टैंड बाय और ये सब कुछ, तो बेसिकली पावर सेविंग मोड 9th वाला ब्लॉक जो पावर मैनेजमेंट ब्लॉक है उसके अंदर आता है। तो स्लीप मोड्स, पावर सेविंग सब इसके अंदर इंक्लूडेड है, उनसे रिलेटेड जितने रजिस्टर्स हैं वो सब यहाँ पे हैं, ठीक है। और उनके रिलेटेड ब्लॉक डायग्राम, ऐसा करके इस पर्टिकुलर माइक्रोकंट्रोलर में डिटेल्ड में बहुत कुछ है। इनमें से मैं इंडेक्स में जा रहा हूँ, इंडेक्स था शायद से, था कि नहीं था, नहीं था, ठीक है। तो इंडेक्स होता तो मैं इंडेक्स में चला जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली है 13 सेक्शन किसके बारे में बता रहा है, IO पोर्ट्स। सो IO पोर्ट्स इज समथिंग जहां से हम आर्डिनो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज लाइक अगर तुम्हें माइक्रो कंट्रोलर के किसी एक पिन में हाई लो प्रोड्यूस करना है तो ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे करेंगे। ये सब कुछ पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि इनपुट आउटपुट कर सकता है। ये एक एग्जाम्पल कोड है, पोर्ट बी के किसी एक पर्टिकुलर पिन में आउटपुट प्रोड्यूस करना, कौन से पिन में, 7th 6th 0 and 1, ये उसका C वाला कोड है, ठीक है। इन सारे कोड में हम रजिस्टर्स में कुछ वैल्यूज सेट कर रहे हैं, एदर 1 एदर 0, उससे वो इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इस चीज को हम आर्डिनो में करेंगे बट करने का तरीका बहुत ही अलग हो जाएगा, सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ठीक है। जब तुम एक बार आर्डिनो वगैरह सीख लोगे तो हम इस लेवल पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, इस कोर्स में नहीं है बट दिस इज लाइक बिट लेवल प्रोग्रामिंग बोलते हैं उसको, ठीक है, बेयर मेटल कोडिंग बोलते हैं, जहां पर हम सीधे रजिस्टर्स को यूज करके माइक्रो कंट्रोलर को बोलते हैं कि क्या टास्क परफॉर्म करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थ्योरी ज्यादा होती है, प्रैक्टिकल कम होता है, क्योंकि तुम्हें बार बार डेटा शीट में आना पड़ता है टू फिगर आउट कि रजिस्टर का नाम है क्या है, कौन सा बिट क्या करता है, ठीक है। ऐसे करके माइक्रो कंट्रोलर के सारे फीचर्स जो भी तुम्हें यूटिलाइज करने हैं, इन सब रजिस्टर्स से, इस डेटा शीट से, एग्जाम्पल कोड से तुम फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है शुरू शुरू में, अब तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, उसमें ये जो ब्लॉक्स लिखे हुए हैं, ये डब्बा बना हुआ है, ये सब क्या है, ठीक है। हमें तो रजिस्टर वर्ड खाली इतना पता है कि मेमोरी होती है, उसके बाद क्या, तो बहुत सारी थ्योरी समझने के बाद, बहुत सारा डिटेल में, मतलब कहने का मतलब है ये 294 में से एटलीस्ट 100 पेजेस पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि यूज कैसे करना है, ठीक है। एज अ बिगिनर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिर्फ वही कर पाएगा जिसने थ्योरेटिकली अच्छे से ये सारी चीजें सीखी हैं, ठीक है। तो शुरू शुरू में कोई ऑप्शन नहीं था, शुरू शुरू में अगर तुम्हें माइक्रो कंट्रोलर यूज करना है तो अच्छे से डेटा शीट पढ़ो, बिट लेवल की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी, वो भी एकदम शुरू शुरू में तो बाइनरी में, फिर असेंबली में और फिर धीरे धीरे सी में। इवन आज भी सी में अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है, और बिट लेवल की करनी है तो इट विल टेक अ वाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, वो भी माइक्रो कंट्रोलर समझ में आना चाहिए, डेटा शीट समझ में आनी चाहिए, उसमें जो टेक्निकल वर्ड्स लिखे हैं, जार्गन्स लिखे हैं, वो समझ में आना चाहिए। तो ये सब सीखने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मतलब देयर इज वन कोर्स जहाँ पे हम 15 दिन सिर्फ एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स पढ़ाते हैं, जिसमें से शुरू के 5 से 7 दिन थ्योरेटिकल होता है, मतलब कम प्रैक्टिकल्स, बहुत ही कम प्रैक्टिकल्स, और सिर्फ एम्बेडेड सिस्टम कवर होता है 15 दिन में, 3 hours a day, 45 days लगते हैं, और हम बहुत ही बेसिक प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर पाते हैं। इस कोर्स में हम आर्डिनो यूज करने वाले हैं तो हम बहुत एडवांस प्रैक्टिकल भी कर पाते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम सिर्फ मोटर कंट्रोल करके, एलईडी कंट्रोल करके छोड़ देते हैं, ना पाइथन ना कुछ नहीं, ठीक है। 15 दिन लग जाता है जब हम बेयर मेटल कोडिंग से मैं कंटिन्यूसली रेगुलरली 15 दिन 3-3 घंटे लेके, 3-3 घंटे इज लाइक मिनिमम, हमेशा एक्सटेंड होता है, इतना टाइम लगता है उस थ्योरेटिकल नॉलेज को समझ के इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर उस मेथड से करना है तो। एज अ बिगिनर आर्डिनो इज लाइक उसे इजी कर देता है, ठीक है। तो वो जो कॉम्प्लिकेशन था, ठीक है, तो अर्ली डेज में, मतलब इवन 2000 की सेंचुरी तक अगर तुम्हें माइक्रो कंट्रोलर यूज करना है तो तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स आना चाहिए, सेकेंड रिक्वायरमेंट, उसके बाद तुम्हें माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर समझ में आना चाहिए, डेटा शीट रीड करनी आनी चाहिए, और उसके बाद जाके तुम कोई कोड लिख पाओगे। अगर इवन एज सिंपल एज एलईडी ब्लिंक करना है, एक सिंपल टास्क एलईडी ब्लिंक करना है, उसके लिए भी ये सब कुछ लगेगा, तब जाके तुम कुछ कर पाओगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम हुआ करती थी, उसको एक
कम्युनिटी ने आर्डिनो जिसका नाम है सॉल्व किया, ठीक है। आर्डिनो ने एटमेल यूज किया। एटमेल क्यों यूज किया? क्योंकि वो लोग फ्लैश यूज करते थे। इसके साथ साथ एटमेल वालों ने एक और स्ट्रेटेजी यूज की थी कस्टमर एक्वायर करने के लिए। 2090s में सॉफ्टवेयर यूज टू बी अ थिंग जिससे पैसे कमाते हैं। तो माइक्रोकंट्रोलर वाली कंपनी क्या करती थी? आईसी बेचती थी, उसके साथ साथ आईसी को प्रोग्राम करने के लिए जो कंपाइलर या टूल चेंज लगेंगे वो भी बेचते थे अलग से, ठीक है। तो आईसी खरीदो, मान लो 400 रुपए की आईसी आई, तुमने आईसी खरीद ली, उसको प्रोग्राम करने के लिए सॉफ्टवेयर भी लगेगा। अब वो सॉफ्टवेयर तो कंपनी ने बना के तुम्हें दिया हुआ है बेसिक कि ऐसा टूल चेन, ऐसा कंपाइलर लगेगा। ये सब भी पेड हुआ करता था, तुम्हें ये भी खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पीसीबी डिजाइनिंग की स्किल तुम्हारे पास है बट सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, तो सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू में ऐसा ही रहता था, सारी कंपनी सॉफ्टवेयर बेचती थी, कंपाइलर्स बेचती थी कि ये माइक्रो कंट्रोलर को यूज करने के लिए कंपाइलर खरीदना पड़ेगा। फिर कॉलेज वाले या कंपनी वालों ने खरीद के रखा हुआ है, तुम वहां जाओ और यूटिलाइज करो। और अगर एज अ पर्सनल तुम्हें करना है तो ऑब्वियसली बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लोग यूज नहीं कर पाते थे। एटमेल ने क्या किया था? फ्री कर दिया था। एटमेल ने फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना शुरू किया पहली बार। तो एक तो फ्लैश मेमोरी, ऊपर से फ्री सॉफ्टवेयर भी, तो सोने पे सुहागा, ठीक है। तो जितने भी पर्सनल लेवल पे लोग यूज करना चाहते थे वो हमेशा एटमेल प्रीफर किया करते थे, ठीक है। तो आर्डिनो भी यही चैलेंज सॉल्व करना चाहता था कि अगर एज अ बिगिनर तुम्हें नहीं आता, तुम्हें सीखना है माइक्रो कंट्रोलर, तो जो हर्डल है कि ये कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो कंट्रोलर की आर्किटेक्चर, डेटा सीट, ये सब पढ़ने के बाद करने के बजाय क्या हम कोई ऐसा सिंपल प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं जिसमें इजीली हो जाए, कि एटलीस्ट गेटिंग स्टार्टेड फास्ट हो जाए, तुम्हें टेस्ट मिल जाए कि भाई ऐसा होता है माइक्रो कंट्रोलर का वर्किंग। आगे इंटरेस्ट है तो तुम डीप चले जाओ, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, बहुत डीप जाने के बाद समझ में आएगा यार ये माइक्रो कंट्रोलर में मजा नहीं आ रहा, फालतू में बहुत सारा टाइम और मेहनत वेस्ट कर चुके हैं। तो आर्डिनो ने ये चैलेंज को सॉल्व किया और उन्होंने एटमेल सेलेक्ट किया क्योंकि सॉफ्टवेयर फ्री था, हार्डवेयर थोड़ा सा अच्छा था, ओके। और उन्होंने उसके अराउंड एक प्लेटफॉर्म बनाया जो इजी टू यूज होगा। गॉट इट? एटमेगा 328 इन सब स्टोरीज की वजह से इजी टू यूज हो गया बिगिनर्स के लिए। आर्डिनो यूज करता है तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और कंटेंट है ऑनलाइन, ठीक है। 32 किलोबाइट का रोम अवेलेबल है। ये बहुत ही बड़ा साइज है जिसमें तुम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब एज अ बिगिनर तुम्हारे पहले 100 कोड में तो ये मेमोरी कम नहीं पड़ने वाली, ठीक है। फिर जितने भी कॉमन पेरिफेरल्स लगते हैं एज अ बिगिनर वो सब इसमें है। अदरवाइज क्या होगा, तुमने एक आईसी खरीद ली लेट्स से जिसमें पीडब्ल्यूएम नहीं है। अब पीडब्ल्यूएम नहीं है, तुम्हें कुछ दिन बाद रिक्वायरमेंट हुई तो अलग से एक पीडब्ल्यूएम की आईसी खरीदनी पड़ रही है, इंटरफेसिंग करना पड़ रहा है। अगर इनबिल्ट है तो नहीं खरीदना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने लैपटॉप खरीद लिया, फिर पता चला कि यार ऑनलाइन मीटिंग करनी है, कैमरा लगेगा, लैपटॉप में कैमरा नहीं है, अब कैमरा खरीदो, उसके ड्राइवर इंस्टॉल करो, मेहनत, वर्सेस की एक लैपटॉप जिसमें पहले से ही कैमरा है, राइट। तो लाइफ इजी हो जाती है। तो ये जितने भी कॉमन पेरिफेरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, कॉमन फीचर्स, ये सब इसमें है, ठीक है। आर्डिनो में यूज होता है जिसकी वजह से फेमस है, मोस्ट फेमस माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट बोर्ड मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इन सब रीजंस की वजह से हम लोग एटमेगा 328 को यूज कर रहे हैं, ओके। तो अभी तक जो भी बोला, जो भी समझाया, किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, हम इसमें से कुछ कुछ चीज़ें फिर से रिवाइज क्या करेंगे जब हम कोडिंग पे आएंगे, बार बार आर्डिनो यूज़ करेंगे। तो आर्डिनो यूज़ करेंगे तो एक दिन बारी आएगी कि आर्डिनो कैसा दिखता है, क्यों दिखता है, उसके पिन का नाम क्या है। तो उसके लिए फिर से एक बार डेटा सीट या फिर उसका पिन आउट देखेंगे जिसमें जो पिन डायग्राम हमने डेटा सीट में देखा था वैसा ही पिन डायग्राम और डिस्क्राइब्ड रहेगा, ठीक है। अब माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली माइक्रो कंट्रोलर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें कोड डाल सकते हैं, तो प्रोग्राम और कोड डालना पड़ेगा। एम्बेडेड सिस्टम कॉम्बिनेशन था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, तो जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है वो कोड है, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हारा हार्डवेयर बहुत ही अच्छा है, प्रोसेसर टाइप का है, तो उसमें कोड के बजाय ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा विच इज नथिंग बट अ कोड, ठीक है, बिग कोड, बड़ा कोड है। अदरवाइज एक सिंपल कोड जाएगा जो हमारे केस में होने वाला है, एक सिंगल पीस ऑफ कोड, ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, बेसिक कोड हो सकता है। हम लोग के केस में हम लोग सी यूज करने वाले हैं, सी का मॉडिफाइड वर्जन, जो कि नॉर्मल सी इज डिजाइन फॉर लैपटॉप। हम लोग एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करने वाले हैं किसी माइक्रो कंट्रोलर के लिए, तो हम लोग सी का एक मॉडिफाइड कोड यूज करेंगे जिसे हम एम्बेडेड सी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करने के लिए। उनका मॉडिफाइड वर्जन एम्बेडेड वर्ड ऐड हो जाता है, एम्बेडेड सी प्लस प्लस, एम्बेडेड जावा, माइक्रो पाइथन, ठीक है, या फिर एम्बेडेड पाइथन।
ये सारे भी ऑप्शन होते हैं। हमारे केस में आर्डिनो ने खुद का एम्बेडेड सी का एक वर्जन बनाया है जो कि मिक्सचर ऑफ C++ एंड सी है, जिसको हम आर्डिनो लैंग्वेज ही बोलते हैं। ठीक है, तो हम आर्डिनो लैंग्वेज यूज करने वाले हैं विच विल बी लाइक मोस्टली रिलेटेड टू सी और थोड़ा बहुत C++। ठीक है, अब इतनी देर से मैं आर्डिनो आर्डिनो बोल रहा हूँ, तो अब आर्डिनो है क्या? तुम में से किसी ने पहले आर्डिनो यूज किया है? Yes, sir. एक ही ने यूज किया है और किसी ने यूज किया है? सो निमीश ने यूज किया है। निमीश कौन सा आर्डिनो यूज किया था? So technically तो Uno था, but I'm pretty sure like ऐसी knockoff था, क्या क्या? मतलब जो भी सस्ते में मिल रहा था ऑनलाइन। अच्छा ठीक है, और क्यों यूज किया था? तो हमारी DIY क्लासेस हुई थी कॉलेज में, तो फॉर दैट दे टोल्ड अस टू मेक अ प्रोजेक्ट। तो हमारा वाला वाज लाइक ट्रैफिक लाइट सिस्टम, ओके, तो उसके लिए फिर आर्डुइनो के साथ बनाया था। और क्या बोलते हैं फिर कोड वगैरह कैसे किया? इंटरनेट, कॉपी सर पेस्ट? टिंकरकैड एक साइट है, हाँ तो वहां पर व्हाट यू डू इज आप आर्डुइनो के लिए कोड लिख सकते हो यूजिंग ब्लॉक्स, जैसे यस, स्क्रैच वाले उसमें ब्लॉक्स यूज होते हैं। हाँ तो मैं सबको दिखा देता हूँ टिंकर कैट। तो ये टिंकर कैट साइट है, मतलब लॉगिन वॉगिन कर लेना। ऐसे और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, फिर कहीं पे एग्जांपल कुछ क्लिक हो गया, कुछ तो ओपन हो रहा है, लेट इट। तो टिंकर कैड में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट भी है, मैकेनिकल वाला पार्ट भी है, और मतलब मैंने बहुत पहले ओपन किया था, तो वहाँ से मुझे याद है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट का लिंक अलग था। लर्न जॉइन नाउ। देयर वाज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स आप। ठीक है, तो ये सब कुछ सिलेक्ट करो, मेरा अकाउंट होगा शायद से। यस, तो यहाँ पे 3D डिजाइनिंग का भी है, सर्किट्स का भी है। तो सर्किट्स में तुम जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत पहले कुछ किया था, आई डोंट रिमेम्बर इट, बट ऐसे आर्डिनो इंक्लूड कर लो, फिर मतलब हार्डवेयर को इंटरफेस कर लो सॉफ्टवेयर में, फिर उसके अराउंड का कुछ ब्लॉक्स का कोड मिल जाता है, जो अभी अभी दिखा था और चला गया। कोड पे क्लिक किया तो ब्लॉक्स मिल जाते हैं। देयर इज लाइक और इजी वे टू प्रोग्राम इट। ठीक है, बट इसमें इज लाइक सब कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्रिएटिंग अ बिग लॉजिक यूजिंग ब्लॉक्स विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर कुछ और नहीं आता है तो इट विल बी सिंपलर। ठीक है, अगर तुम्हें सी भी आता है और ब्लॉक्स भी आता है, तो राइटिंग अ कोड इन सी विल बी वे मोर फास्टर देन यूजिंग इट अ ब्लॉक। ठीक है, ओके। तो अब आर्डिनो बेसिकली है क्या? तो जैसे मैं एटमेल की स्टोरी सुना रहा था, वैसे आर्डिनो की भी स्टोरी है। ठीक है, अब मैं पूरी पूरी स्टोरी नहीं सुनाता हूँ। मैं होप करता हूँ कि तुम लोग इंटरेस्ट लेते होगे और गूगल करके पढ़ लिया करना। ठीक है, मेरी स्टोरी थोड़ी बहुत ऑफ हुआ करेगी सिंप्लीफाई करने के लिए, और बहुत पहले पहले मेरी स्टोरीज पढ़ी है तो मैं नाम वो सब भूल चुका रहता हूँ। ठीक है, फाउंडिंग ये रहा। तो आर्डिनो जो ये वर्ड है इसलिए आया क्योंकि वो लोग जिस कैफे में बैठ के करते थे वो आर्डिनो था। तो कहाँ है, हाँ, तो कुछ कॉलेज के बच्चे थे, फिर से उन लोगों ने अपना फाइन मास्टर्स का या PhD का प्रोजेक्ट लिया था कि हम एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम बनाएंगे जो इजी टू यूज हो। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो ये आई जो भी है, ठीक है, इटली में एक कॉलेज था एवरिया में, बेसिकली यहाँ पे कुछ लोगों ने मिलके ये प्रोजेक्ट की तरह लिया, अपना मास्टर्स प्रोजेक्ट की तरह लिया, और वो लोग एक कैफे में बैठ के उसके अराउंड डिस्कशन करते थे, प्रोजेक्ट फाइनल किया और एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम बनाया एज अ प्रोजेक्ट जो इजी टू यूज हो। ठीक है, और जिस कैफे में बैठ के बातचीत करते थे उस कैफे का नाम आर्डिनो था, तो फाइनली उन लोगों ने उसका नाम आर्डिनो रख दिया था। प्रोजेक्ट का नाम जब प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे तो वायरिंग था, और बाद में वो आर्डिनो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पहला माइक्रो कंट्रोलर जो उन्होंने बोर्ड में सिलेक्ट किया था वो एटमेगा 128 था। जब ये फेमस हो गया थोड़ा बहुत, इसका नेक्स्ट वर्जन जो आया एटमेगा 328 था, वो जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया, जो कि ऊनो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ, तो न्यू प्रोजेक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम वायरिंग कॉल्ड आर्डिनो। ठीक है, तो मतलब प्रोजेक्ट की तरह जब तक ट्रीट किया था तब तक वायरिंग था, जब उसको एज अ
कम्युनिटी बड़े लेवल पे लेके गए तो उसका नाम आर्डिनो डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टोरीज हैं। एम क्या था, सिंप्लीफाई करना है। किस चीज को सिंप्लीफाई करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को और कोडिंग को। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या प्रॉब्लम थी, माइक्रो कंट्रोलर का लॉजिक समझ में आना चाहिए। अब ये लॉजिक में कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पिन्स होते हैं, पिन्स के नाम होते हैं PB0 PB1। अब मैं जब PB0 PB1 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। वर्सेस मैं बोल दूं पिन नंबर 1 पिन नंबर 2 पिन नंबर 3, तो लोगों को इससे कुछ क्लिक हो जाएगा, इससे तो कुछ भी क्लिक नहीं होगा, इससे डरने लगेंगे PB0 PB1 से, ठीक है। तो ऐसे जो भी कॉम्प्लेक्सिटी थी इलेक्ट्रॉनिक्स की उसको सिंप्लीफाई किया। कैसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके, और वो करने का तरीका क्या था, स्टैंडर्डाइज कर दिया कि दुनिया में कहीं भी जाओगे, ये पहला वाला आर्डिनो उनो है। इसके बाद जो बाद में बने उनो नहीं है, सॉरी, पहला वाला आर्डिनो है, ठीक है। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ क्रोम में। तो मतलब तुम दुनिया में कहीं भी जाओ और अगर आर्डिनो खरीदोगे तो वो ऐसा ही मिलेगा। और आर्डिनो के बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं आजकल, शुरू शुरू में तो कुछ ही थे, बट आर्डिनो यूनो इज द वन जो मोस्ट फेमस है। ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अगर तुम बहुत ही पैसे की कंजूसी नहीं कर रहे हो, कंजूसी करोगे तो वो ऐसा दिखेगा, ड्रास्टिक चेंज नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। और थोड़ी कंजूसी करोगे तो ऐसा दिखेगा, अभी भी ड्रास्टिक चेंज नहीं है। क्योंकि जब मैं टेक्निकली तुम्हें बोलूंगा कि पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर दो, तो यहाँ पे पिन नंबर 13 है, ठीक है, इसमें भी पिन नंबर 13 वहीं पर है, इसमें भी पिन नंबर 13 वहीं पर है, तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ में आया? ऐसे उन्होंने हार्डवेयर को स्टैंडर्डाइज कर दिया, साथ ही साथ सिंप्लीफाई भी किया। सिंप्लीफाई कैसे कर दिया, जो पीबी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स थे उन सबको सिंप्लीफाई करके नंबर्स दे दिए, 0 से 13, A0 से A1, ठीक है। कोडिंग को उन लोगों ने मतलब क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग वर्ड यूज करने के बजाय स्केच राइटिंग यूज कर दिया, स्केच डेवलपमेंट वर्ड यूज कर दिया, ऐसे कुछ कुछ सिंप्लीफिकेशंस किए। ऐसा ही उन्होंने सॉफ्टवेयर में भी किया कि तुम्हें रजिस्टर लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। एक कोड जिसमें लिखा हुआ है डिजिटल राइट 13,HIGH वर्सेस एक कोड जो लिखा हुआ है पोर्ट B इक्वल टू 0B00001111, ऐसा कुछ। तो ये लोगों को इजीली समझ में आएगा, इससे देखेंगे तो डर जाएंगे। ये रजिस्टर लेवल प्रोग्रामिंग है जो ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें करने वाला है, वर्सेस ये भी रजिस्टर लेवल प्रोग्रामिंग है, बट बैकएंड में ये होगा, फ्रंट एंड में तुम्हें एक फंक्शन का इंग्लिश में नाम लिखेगा जो लिखा हुआ है डिजिटल राइट। तो उन्होंने खुद का एक सॉफ्टवेयर भी बना लिया जिसका नाम आर्डिनो रखा, और उसके अराउंड बहुत सारे लाइब्रेरीज क्रिएट करके फंक्शंस बना दिए जिससे कोडिंग सिंप्लीफाइड हो जाए। और उस सॉफ्टवेयर का नाम आर्डिनो रखा, आर्डिनो आईडी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रख दिया आर्डिनो लैंग्वेज, बोर्ड का नाम रख दिया आर्डिनो बोर्ड। और जब ये सब कुछ बन गया और ये सब कुछ उन्होंने डिसाइड किया कि हम ओपन सोर्स रखेंगे, तो ओपन सोर्स रखा तो धीरे धीरे उसके अराउंड कम्युनिटी बन गई, फिलोसॉफी बन गई। फिलोसॉफी क्या है, कीप इट सिंपल, ठीक है, ओपन सोर्स रहने दो, लोग इस डिजाइन को उठा के एक दूसरे से इंस्पायर हो पाए, ये सब फिलोसॉफी थी, ठीक है। और उसके अराउंड पूरी की पूरी कम्युनिटी बन गई। तो कभी भी जब हम आर्डिनो बोलेंगे तो हो सकता है कि आर्डिनो सॉफ्टवेयर की बात हो रही हो सकता है कि आर्डिनो के हार्डवेयर की बात हो रही हो सकता है कि आर्डिनो के कम्युनिटी की बात हो रही हो, ठीक है। इनकी ऑफिशियल साइट पे अगर हम जाएंगे विच इज arduino.cc, तो वहां पे ये तीनों चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। हार्डवेयर पे क्लिक किया तो उनके जितने भी बोर्ड्स मार्केट में अवेलेबल है वो सब मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉफ्टवेयर में क्लिक किया तो उनका सॉफ्टवेयर जो भी उन्होंने बनाया है डाउनलोड करने का ऑप्शन, और यहाँ पर कम्युनिटी है, यहाँ पे फॉरम है, प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत कुछ है। इस सॉफ्टवेयर का एक क्लाउड वर्जन भी उन्होंने रिसेंटली 1-2 साल पहले लॉन्च किया था। बाकी डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट जो वेबसाइट में रहना ही चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ है। बट ये तीनों चीजें आर्डिनो के अराउंड है। सो पर्पज है कि सिंपली सीख लो, दैट्स इट, यही पर्पज है। ओके, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में सर। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के आर्डिनो बोर्ड अब एग्जिस्ट करते हैं। जब शुरू हुआ था तो एक से शुरू हुआ था, उसमें कुछ फीचर थे, फिर लोगों ने बोला कि यार साइज बहुत बड़ा है, छोटा हो सकता है क्या, तो छोटे वर्जन बना दिए। बोला कि यार इसमें पिन बहुत कम है, ज़्यादा पिन हो सकता है क्या, तो ज़्यादा पिन वाले बना दिए। फिर किसी ने बोला कि इसमें
गेमिंग का ऑप्शन दे सकते हैं कि तो गेमिंग वाला ऑप्शन बना दिया, वाईफाई वाला बना दिया, ईथरनेट वाला बना दिया। अब ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उनमें से कुछ ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जो सबसे फेमस है वो है ये आर्डिनो उनो। उसके बाद मैं इंडिया के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आर्डिनो नैनो, उसके बाद आर्डिनो मेगा, उसके बाद आर्डिनो प्रो मिनी एंड मिनी। ठीक है, मेगा के 2 वर्जन आते हैं, ये वाला और ये वाला। आइडियली ये वाला है जो फेमस है, इस वाले का कॉस्ट ज्यादा होता है, ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा है तो कम फेमस है इंडिया में। ठीक है, तो वन जो हम यूज करने वाले हैं, इसका एक वेरिएंट यूज करेंगे। इस वाला की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है अभी चिप शॉर्टेज की वजह से, तो हम इसका एक वेरिएंट यूज करेंगे जो इजीली अवेलेबल हो जाता है और कॉस्ट कम है। ठीक है, ये आर्डिनो उनो है, हम जो यूज करेंगे वो है आर्डिनो उनो एसएमडी, इतना ही डिफरेंस है। तो ये सबसे फेमस है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और उसके बाद बाकी सारे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये वर्जन ऑफ आर्डिनो है, दीज आर लाइक लिली पैड्स। आर्डिनो के ऑफिशियल वालों ने नहीं डिजाइन किया, किसी और, क्योंकि ओपन सोर्स है तो तुम भी डिजाइन कर सकते हो। नैनो भी आर्डिनो के ऑफिशियल फॉर्म ने नहीं डिजाइन किया था। ठीक है, कोई दूसरी कंपनी है जिसने आर्डिनो का नैनो वाला वर्जन डिजाइन कर दिया, मिनिएचर वर्जन, जिसको आर्डिनो ने बोला बहुत ही सही डिजाइन किया है, ओपन सोर्स है ना, तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम अपनी साइट में भी बना के बेचेंगे, तुम भी बना के बेचो। ठीक है, सो दैट इज हाउ द आर्डिनो थिंग इज बीइंग डेवलप्ड। तो कुछ बोर्ड आर्डिनो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म वालों ने डिजाइन किया है, कुछ बाकी लोगों ने किया है। तुम उनके डिजाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है, ले लो, खुद का आर्डिनो बना लो। ठीक है, कंप्लीटली फाइन, अनलेस खाली आर्डिनो का लोगो मत यूज करो, नाम भी यूज कर लो, आर्डिनो उनो बोलना है बोल दो, लोगो मत छापो। ठीक है, लोगो डिफरेंट यूज कर लो, दैट्स इट, दैट्स ऑल दे वांट। ओके, ये सारे माइक्रोकंट्रोलर बेस्ड बोर्ड है, आर्डिनो उनो, नैनो, प्रो मिनी, मिनी, एग्जैक्टली सेम है, खाली साइज में डिफरेंस है। इन सब में माइक्रो कंट्रोलर जो है सेम है, खाली उनका वेरिएंट अलग अलग है साइज का, तो साइज डिफरेंट है, पावर सेम है। ठीक है, इन सब में 23 या 20 बोल लो, 20 इनपुट आउटपुट होते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो आर्डिनो मेगा खरीद लो, इसमें 50-60 इनपुट आउटपुट होते हैं। तुम्हें इथरनेट कनेक्ट करना है तो आर्डिनो का इथरनेट वाला वर्जन है यून, आई थिंक यून नहीं है, यून या एयर ऐसे कुछ तो है। ठीक है, ये आर्डिनो इथरनेट, सॉरी, इन दोनों में यूएसबी है। ठीक है, तो आर्डिनो इथरनेट कनेक्ट कर लो अगर इथरनेट कनेक्ट करना है। गेमिंग कंट्रोलर बनाना है तो ये खरीद लो, गेमिंग कंट्रोलर जैसा। रोबोट बनाना है तो ये खरीद लो, इसमें पहले से ही डिस्प्ले होता है, बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, आराम से रोबोट बन जाएगा। कपड़े वपड़े पे लगा के वेरिएबल वाला डिवाइस बनाना है तो लिली पैड खरीद लो। ठीक है, विथ बैटरी, विदाउट बैटरी, ऐसे अलग अलग ऑप्शन के लिली पैड अवेलेबल है। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट अलग अलग टाइप ऑफ आर्डिनोज मार्केट में आते हैं। ओके, आर्डिनो उनो इज द वन जो हम यूज करने वाले हैं, हमारा उनो एसएमडी रहेगा, फंक्शनैलिटी सेम रहेगी, दिखने में थोड़ा सा अलग रहेगा। क्या अलग रहेगा, ये वाली चिप छोटी सी रहेगी, ये वाली चिप थोड़ी सी अलग रहेगी। ठीक है, बाकी साइज वगैरह दिखने में फेमिलियर रहेगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें ये जो है, इफ यू आर एबल टू रीड, लिखा हुआ है एटमेगा 328 TPU। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, जिसमें हम जब कोड लिख के अपलोड करेंगे तो इसके अंदर जाएगा और ये हमारा टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आर्डिनो उनो का हम थोड़ा डिटेल में और देखेंगे जब हम यूज करने जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी के लिए बस बता देता हूँ, क्यों नहीं बताऊंगा, बस है, ये भी माइक्रो कंट्रोलर है, इसका नाम है एटमेगा 168U। ठीक है, तो इस आर्डिनो उनो में 2 माइक्रो कंट्रोलर है, हमारे काम के लिए एक ही है, दूसरा वाला कुछ लॉजिक की वजह से डाला हुआ है। ठीक है, दिस इज लाइक डिटेल्ड में कि कौन सी चीज क्या है। ये सारे डिजिटल पिन्स हैं, ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ये रिसेट बटन है, ये माइक्रो कंट्रोलर है, यहाँ पे एनालॉग पिन्स हैं, यहाँ पे पावर से रिलेटेड पिन्स है, ये डीसी जैक है अगर तुम्हें एक्सटर्नल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है, कोडिंग करने के लिए यूएसबी से पावर प्रोवाइड करने के लिए यूएसबी प्लग है। तो ऐसे इसमें ये फीचर्स हैं, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी हम बस ओवरव्यू कवर कर रहे हैं। फिर ये कुछ टाइप के आर्डिनो थे, दीज आर लाइक ऑफिशियल आर्डिनोस। ये दो जो कलर चेंज दिखा, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, ये चाइना कॉपी है, ये ओरिजिनल मेड इन इटली है। ठीक है, चाइना कॉपी में भी हो सकता है मेड इन इटली लिखा रहे, बट ये चाइना कॉपी है, ये मेड इन इटली है। मेड इन इटली में चाइना कॉपी में ब्लू यूज करते थे, उन लोगों ने सेग्रीगेट करने के लिए कलर टिंट को थोड़ा सा अलग कर लिया। दिस इज ऑफिशियल आर्डिनो का लोगो उनो का।
अगर तुम यहाँ देखोगे पिछली वाली स्लाइड में तो ये थोड़ा सा अलग है। उनो पे फोकस करो, उनो देखो अलग है, सही है। सो उन्होंने बोला है कि भाई 100% मत छापो, लोगो इज द प्रोप्राइटरी हमारा, बाकी सब डिजाइन विजाइन ओपन सोर्स से यूज कर लो। तो हर क्लोन में तुम्हें ऐसा लोगो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये उनो का DIP वर्जन है, ये उनो का SMD वर्जन है, दोनों ऑफिशियल आर्डिनो वालों ने डिजाइन किया है, ठीक है। इसका कॉस्ट ज्यादा होता है क्योंकि ये इटली से बन के आता है। पहली चीज, इटली में लेबर महंगा है, इटली में कंपोनेंट्स बनते नहीं है, तो सब इंपोर्ट होते हैं, फिर वो मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर तुम्हें इंडिया में बेचेंगे। इस प्रोसेस में कॉस्ट बढ़ जाता है, ओके। इसका क्लोन है जो चाइना बना के बेचता है, इंडिया भी बना के बेच सकता है। अलग अलग क्लोन्स अवेलेबल हैं जिसका कॉस्ट कम होता है, ठीक है। जब चिप शॉर्टेज नहीं था तब ये वाला 1500-1600 का मिलता था, ये वाला 1300-1400 का मिलता था, ठीक है। जब चिप शॉर्टेज नहीं था तब की स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी की स्टोरी मुझे नहीं पता। और ये तब 450 का मिलता था, ये 350 के मिलते थे, 320 के मिलते थे, ठीक है। दिस इज लाइक ऑलमोस्ट सेम एज द ओरिजिनल वन। थोड़ा बहुत कंपोनेंट का प्लेसमेंट अलग है। फॉर एग्जांपल इसमें ये रिसेट का बटन का कलर अलग है, ये फ्यूज अलग है, ठीक है। थोड़ा बहुत कंपोनेंट का प्लेसमेंट इफ यू नोटिस यहाँ पर वर्सेस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। उसका SMD वर्जन में फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, फर्स्ट कॉपी में ऑलमोस्ट सेम रखने की कोशिश किया है, सेकंड कॉपी में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। लाइक मुझे बोलोगे तो मैं ये यूज करूंगा क्योंकि उसमें जो सिंप्लीफिकेशन किया है उसकी वजह से ये थोड़ा और वर्सेटाइल हो जाता है, ठीक है। इसमें खाली फीमेल हेडर है, इसमें मेल हेडर के लिए एक्स्ट्रा होल्स दिए हुए हैं, इसमें एक्स्ट्रा वोल्टेज के लिए यहाँ पे पिन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ चेंजेस किए हुए हैं। इसमें 2 माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें एक ही माइक्रो कंट्रोलर है, ये दूसरा वाला माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, कुछ और है, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट कम होता है बट काम हो जाता है, ठीक है। तो ये 320 का आता था, ये 400 380 वगैरह का आता था, ये 450 का आता था, ऐसे कॉस्ट डिफरेंस हुआ करता था जब चाइना बैंड नहीं था, ठीक है। अभी कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो चुके हैं हर चीज के, ठीक है। सो ऐसे आर्डिनो दिखते हैं। हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो मोस्टली ये वाला रहेगा, ओके। उसकी वजह से जो भी डिफरेंस रहेगा जब हम यूज करेंगे तब मैं बताऊंगा। सो दिस इज व्हाट आर्डिनो इज, दिस इज व्हाट एटमेगा 328 इज, ठीक है। हमें ये कुछ बेसिक्स कवर करने थे। अब इनको प्रोग्राम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, आर्डिनो का सॉफ्टवेयर ये है, ठीक है। बट इसमें जो आईसी है वो एटमेल की है, तो एटमेल ने भी एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। मतलब मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में सर्च कर रहा हूँ, देखते हैं मिलता है कि नहीं। पहले एटमेल स्टूडियो हुआ करता था, माइक्रोचिप ने खरीद लिया तो उसका नाम अब माइक्रोचिप स्टूडियो हो गया है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो बट इसमें कोडिंग डिफिकल्ट होगी, इसमें तुम्हें रजिस्टर लेवल की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, गेटिंग स्टार्टेड में मे बी इमेजेस दी हो, देखते हैं इमेजेस है कि नहीं है। इंटरफेस अलग होगा, दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। Arduino is easier to use, Atmel Studio, Microchip Studio is little bit difficult to use। इस Atmel Studio यूज करने के लिए तुम्हें रजिस्टर लेवल प्रोग्रामिंग का लॉजिक लगेगा, ठीक है। एक मिनट, तमिल स्टूडियो हो गया। So this is how the interface of Microchip Studio, Atmel Studio is, and Arduino का interface is more simplified, जो कि इसमें आ नहीं रहा, मैं हटा देता हूँ तब आ जाएगा। ऐसा है, ठीक है, वेरी सिंपल। लेट्स थिंग्स टू डील विथ। एटमेल स्टूडियो में ज़्यादा चीज़ें दी हैं क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लगती हैं, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर में ज़्यादा चीज़ें दिखाई हैं कि तुम्हें काम पड़ेगा, ठीक है। आर्डिनो को एटमेल स्टूडियो से भी प्रोग्राम कर सकते हो, आर्डिनो की लैंग्वेज में ही, बट थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ते हैं क्योंकि ऑफिशियली आर्डिनो एटमेल स्टूडियो का सपोर्ट नहीं करता है। आजकल एटमेल स्टूडियो वाले जो वर्जन आते हैं माइक्रोचिप के, उसमें कुछ क्लिक्स से आर्डिनो सपोर्टेबल हो जाता है। शुरू में ज़्यादा मेहनत करनी थी, बट इवन दो एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए फिर उसमें एक्स्ट्रा मेहनत बार बार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार मैं डेमो दे के दिखाऊंगा कि देखो एलईडी ब्लिंकिंग का कोड आर्डिनो में ऐसा रहता है और माइक्रोचिप स्टूडियो में ऐसा रहता है, ठीक है।
और आर्डिनो सॉफ्टवेयर में ही लिख के दिखाऊंगा, मैं एटमेल स्टूडियो ओपन नहीं करूंगा, दिखता ऐसा है। आर्डिनो सॉफ्टवेयर में भी तुम रजिस्टर लेवल के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हो, क्योंकि आर्डिनो इज डूइंग नथिंग बट वो जो तुमने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा है उसको चिप लेवल मतलब रजिस्टर लेवल के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर अपलोड करता है, ठीक है। तो अगर तुमने डायरेक्टली रजिस्टर लेवल में लिख दिया तो आर्डिनो का काम थोड़ा सा ईजी हो गया, ओके। सो ऐसे दो ऑप्शंस, मतलब आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम लोग आर्डिनो आईडी यूज करने वाले हैं इन फ्यूचर, ओके। सो अब अभी तक जो भी कवर किया, किसी को कुछ डाउट है? यस, नो? No, sir. ओके। सो अब मतलब अभी थियरी वाले पार्ट में और भी चीज़ें हैं, बट इट्स लाइक अब हम प्रैक्टिकल के साथ साथ कवर करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा बोर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल करने के लिए वी विल बी यूजिंग आर्डिनो। आर्डिनो तुम लोग की किट में है, हाँ तुम लोग देख सकते हो ना कैसा है, तुम लोग की किट में आर्डिनो बोर्ड है, ठीक है। और उसको यूज़ करने से पहले हमें आर्डिनो आईडी लगेगा, तो इंस्टॉल कैसे करना है वो बता रहा हूँ। आर्डिनो सर्च कर लो, वेबसाइट पे जाओ, arduino.cc में सॉफ्टवेयर पे क्लिक करो, ये पेज आएगा, ऑप्शंस हैं, ठीक है। क्या क्या ऑप्शंस हैं? अगर तुम विंडोज़ यूज़ करते हो तो विंडोज़ के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं कि तुम विंडोज़ 7 या न्यू ईयर के लिए exe फाइल डाउनलोड कर लो। जिप फाइल जिसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली जिप फाइल डाउनलोड करो, यूज़ करना शुरू कर दो। ऐप फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं इनकरेज करूंगा ये वाला ऑप्शन, क्योंकि इस ऑप्शन में तुम्हें एग्जैक्टली पता रहता है कि डाउनलोड कहाँ हुआ है, कहाँ पर उसकी फाइल्स इंस्टॉल हुई है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अच्छे से मैनेज करके इंस्टॉल कर देता है। ऐप फॉर्मेट में भी अच्छे से मैनेज हो जाता है, बट फाइल्स कहाँ पर है ये ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है, आर्डिनो इंस्टॉल कहाँ हुआ है। हो सकता है इन फ्यूचर हमें उन फाइल से इंटरेक्ट करना पड़े जहाँ पे आर्डिनो इंस्टॉल हुआ, तो ऐप के केस में डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग जनरली फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तुम्हारे पास लिनक्स है तो इनमें से 32 बिट 64 बिट आर्म वाला है तो ये यूज़ करो, मैक है तो ये यूज़ करो। किसी के पास मैकबुक है, मतलब मैकबुक या फिर एप्पल का कोई भी डिवाइस जिसमें तुम प्रोग्रामिंग करने वाले हो, या फिर लिनक्स है? नहीं, सब विंडोज वाले हो? Yes, sir. Windows. ओके, सो ग्रेट। करना क्या है, इस पर क्लिक करना है, विंडोज 7 एंड न्यू ईयर पे क्लिक किया। अब ये लोड किया, इसने बोला ओपन सोर्स है, फ्री है, पैसे डोनेट करने तो कर दो, अदरवाइज जस्ट डाउनलोड। मैंने जस्ट डाउनलोड पे क्लिक किया, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 112 MB। फिर डाउनलोड होने के बाद डबल क्लिक, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। बीच में वो ड्राइवर इंस्टॉल करने की बात करेगा और पूछेगा कर दूं, तो तुम्हें बोलना है हाँ। अलाउ पे क्लिक करो, यस पे क्लिक करो, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। नहीं किया तो क्या होगा, यूज करते टाइम प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो डाउनलोड करके नेक्स्ट 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 करके जब इंस्टॉल कर लोगे, जो कि तुम आज कर लेना, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा और ऐसे डबल क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। शायद से मेरे पास पुराना वर्जन है तो मैं भी नया वर्जन इंस्टॉल कर लूँगा, बट मेरे पास इस पुराने वर्जन में बहुत कुछ सेव्ड है, पहले उन सबको बैकअप करना पड़ेगा और फिर मैं नया वर्जन इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो कल तक मैं वो भी कर लूँगा, या फिर तुम लोग के सामने बैकअप मैं कल तक कर लूँगा और तुम लोग के सामने। तो दिस लाइक नया जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो ऐसा विंडो ओपन होगा, खुलेगा। तुम लोग का थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है। ऐप वाला इंटरफेस अलग हो सकता है। आर्डिनो 1.8.19 का इंटरफेस देख लेते हैं। आर्डिनो 1.8.19 19 नहीं बोलते हैं, 19 बोलते हैं। हाँ, तो इंटरफेस थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, बहुत अलग भी नहीं है। ऐप वाला डाउनलोड करोगे तो मे भी थोड़ा अलग मिले। ये 1.6 है, ये 1.8 है, ये 1.8 है, 19 वाला कहाँ है, नहीं है। इमेजेस सब पुरानी है, 1.8.8 है, साफ साफ लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लूँगा, इंटरफेस अलग हुआ तो मैं वो वाला इंस्टॉल कर लूँगा जो तो हम इंस्टॉल करने वाले हैं, ओके। सो दिस इज समथिंग जो तुम कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे अपने एंड पे, इंस्टॉल कर लोगे, ओके। और कल से द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज लाइक एक बार वो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया उसका इंट्रो, कि सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है, आर्डिनो बोर्ड जो हम यूज़ करने वाले हैं वो कैसा दिखता है, ठीक है। बहुत ही ब्रीफ में 2-3-5 मिनट में। और उसके बाद हम एक कोड अपलोड करके आउटपुट देखेंगे और फिर हम डिटेल में जाएंगे कि कैसे हुआ, क्या क्या है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, हार्डवेयर में क्या क्या है, ओके। सो दिस विल बी द फ्लो। तो किसी को कुछ डाउट है, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, पूछ लो, एल्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। टुमारो वी आर गोइंग टू ब्लिंक एन एलईडी, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस देखेंगे, बेसिक सी कवर करेंगे, बेसिक सी नहीं कवर करेंगे, सी तो हो गया था, ठीक है।
So any doubts? No, sir. Okay, then सर मैक यूजर्स के लिए कुछ अलग लगेगा? नहीं, अलग नहीं लगेगा, खाली मैक वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें हो जाएगा। अगर माइक्रोचिप स्टूडियो होता तो एक दो स्टेप्स प्रॉब्लम आती, उसको सॉल्व करने का तरीका विंडोज में अलग रहेगा, माइक्रोचिप में अलग रहेगा, मतलब माइक्रोचिप नहीं, मैक में अलग रहेगा। ठीक है, सो मैक यूजर्स के लिए तो मैक वाला वर्जन डाउनलोड कर लेना। So anyone wants to ask anything तो पूछ लो, else we will conclude the session here। बाकी चीजें अब कल करेंगे। So playing with LEDs। Okay then, bye bye। Thank you, sir.